Alright, so good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? मोहम्मद आफ्ताब, राणा प्रीतम, प्रिंसी, सुभद्रा, अनमोल, तेजश्री and many others. The answer is yes. So we'll start the class. 2% लोग बोल रहे हैं कि नहीं देख सकते हैं. Well, in that case, press Ctrl R या Ctrl Shift R and the Chrome browser will reconnect and hopefully it should start the things. हम लोग पढ़ रहे थे पिलर 1, वहाँ पर पार्ट ए और उसका सेकंड टॉपिक आरबीआई और उसके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. कल रात हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर और दूसरे बेसिक कंसेप्ट देखे थे एंड देन वी हैड एंटर्ड इनटू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. और उसके क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने 2 खत्म किए थे, रिजर्व रेशियो में सीआरआर और एसएलआर, इंक्लूडिंग सम न्यू डेवलपमेंट्स लाइक इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या है, अगले 5 साल के लिए सीआरआर एग्जेम्पशन क्या है. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश द रिमेनिंग क्वांटिटेटिव टूल्स, यानी कि ये बैंक रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड लास्टली ये ऑपरेशन ट्विस्ट जो 2019 में किया गया वो क्या था. ऑल दिस थिंग्स वी विल फिनिश टुनाइट. स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट अगेन, वैसे कल रात भी पढ़ा था लेकिन वापस. यूजुअली गवर्नमेंट को टैक्स में जितना कलेक्शन में पैसा आता है उसके सामने वेलफेयर प्रोग्राम का खर्च ज्यादा होता है एंड देयरफॉर दे हैव टू बोरो मनी. और वो पैसा बोरो करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं. सपोज कि 100 करोड़ की सिक्योरिटी 8% इंटरेस्ट देंगे, 1 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेंगे. और ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई एज द पब्लिक डेट मैनेजर अपने ई कुबेर प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर्स को सेल करता है, जहां पर ये प्राइमरी डीलर्स, बैंक, एलआईसी एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस दे विल परचेज इट. सपोज कोई सिक्योरिटी अगर परचेज नहीं हो पाई, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 30 करोड़ की सेल हुई तो बाकी जो 70 करोड़ की बच गई, आरबीआई वो सारी खुद खरीद लेगा. अनसोल्ड सिक्योरिटीज आर परचेज बाय आरबीआई. और अगर आरबीआई के पास उसके लिए कैश नहीं होगा तो वो एडिशनल नया कैश छाप कर भी देगा, बिकॉज वो एसेट और लायबिलिटी साइड ऑफ द इशू डिपार्टमेंट और पूरी मैटर हमने देखी थी. लाइक दैट सपोज दिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अक्वायर्ड सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अक्वायर की है, मतलब गवर्नमेंट सपोज उस पर 8% इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे करेगी, यानी एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, उसकी एसेट है. तो जैसे सीआरआर, एसएलआर, उसी प्रकार ये एसएलआर के बियॉन्ड जाकर भी थोड़ी और एडिशनल जी सेक में खरीद लेता हूँ, उसने खरीद के रखी. देन वट एवर लोन्स ही हैज गिवन, ये सब उसकी एसेट साइड में आएगा. और डिपॉजिट वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी देता है, वापस करना है. खैर, सो सपोज ऑन जनवरी 2020 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, अपने पास वो रखेगा, तो गवर्नमेंट उसको आफ्टर 1 ईयर्स 108 करोड़ रुपीज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा. बट आफ्टर जस्ट 1 मंथ, सपोज इन फरवरी 2020, अचानक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत पड़ जाती है. सपोज कुछ डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, बट एसबीआई ने तो इधर मान लीजिए लोन में वो घुमा दिया है.
या फिर कि कोई नया बोरोवर आ गया है, मुकेश अंबानी आके बोलते हैं मुझे और 20 करोड़ चाहिए और एसबीआई के पास डिपॉजिट में कुछ है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट एसबीआई कैन डू इज, ये जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको गिरवे रख के बाय प्लेजिंग इट एज अ कोलेटरल, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो कर सकता है. सो आई नीड टू हैव सम कैश फॉर गिविंग एज लोन और फॉर रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिटर्स, और उसके लिए मुझे बस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े दिन के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो मैं कहां से बोरो करूं? वो जा सकता है आरबीआई के पास. आरबीआई उसको बोलता है आई कैन गिव यू लोन फॉर अ शॉर्ट टर्म, पर मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 5.15%. और ऐसा नहीं कि बस आए आप मुंह उठा के तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, नो, यू हैव टू प्लेज समथिंग, आपने कुछ गिरवे रखना होगा. गिरवे क्या रखना होगा? ये आपके पास जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको कोलेटरल के रूप में आप रखिए. यू सेल देम टू मी एट 100 करोड़ रुपीज, और फिर आप वापस उसको रीपर्चेज कर देना एट 105 करोड़ एंड 15 लाख रुपीज ऑन एक्स डेट. हो सकता है एक दिन के बाद, 14 दिन के बाद आप वापस ले लेना. तो ये गेम कैसे खेला जाएगा? सपोज ऑन 1 जनवरी 2020 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद के जो एसेट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको आरबीआई को वो सेल करता है एट 100 करोड़, और एक रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन करता है आरबीआई से कि साहब मैं यही वाली चीज बाय बैक कर लूंगा एट अ हायर प्राइस. सपोज 100 करोड़ में आपको मैं अभी दे रहा हूं एंड देन यू हैव पेड मी 100 करोड़, बट एट अ लेटर स्टेज मैं वापस आपको सपोज 105.15 करोड़ रुपीज इतना दूंगा और मेरी ही ये सिक्योरिटी मैं आपसे वापस ले लूंगा. सो एसबीआई सपोज ऑन 14 जनवरी 2020 वही वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से 105 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीद लेता है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट हैज हैपेंड, 14 डेज के लिए इसको 100 करोड़ बोरोइंग में मिले थे और उसमें आरबीआई ने प्रॉफिट कितना कमाया? 100 करोड़ का माल वापस 105 करोड़ 15 लाख में बेच दिया. सो प्रॉफिट विल बी, और इंटरेस्ट अर्न्ड बाय आरबीआई विल बी 105.15 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 100, तो आपको जवाब मिलेगा 5.15%. उसको आप बोल सकते हैं रेपो रेट या रीपर्चेज रेट, या बोल सकते हैं इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर लेंडर ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन while taking some security as a collateral. इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल ऐसा कुछ लेकर वो लघु अवधि के लिए ऋण में दे रहा है पैसा, तो उस पर जो ब्याज मांगा जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट. मान लीजिए ये एसबीआई बदमाशी पर आ जाए कि मैं नहीं मानता, मैं वापस बाय बैक नहीं करूंगा. सपोज एसबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय बैक नहीं करेगा तो आरबीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई थर्ड पार्टी को भी ये वाली चीज सेल कर सकती है. जस्ट लाइक गोल्ड, द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ लिक्विड एसेट, उसका रेडी बाहर कोई ना कोई मिल जाएगा. या फिर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास ही उसको रखेगी और एक साल बाद गवर्नमेंट तो उसको 8% इंटरेस्ट के साथ, जिसके भी हाथ में ये है उसको 108 करोड़ मिलने वाले. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो इसमें फायदा ही फायदा है. तो दैट इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये ग्राफिक्स की मदद से हमने देखने की कोशिश करी. अगर हम लोग कोई एकेडमिक बुक्स पढ़े तो उसमें रेपो और ये रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो यानी कि रीपर्चेज अग्रीमेंट, जहां पर एक बोरोवर कौन था? एसबीआई. इट अक्वायर्स इमीडिएट फंड्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी. एंड साइमल्टेनियसली he agrees to repurchase the same or similar securities after a specified time at a specified price. कितना है? 100 करोड़ में बेचा था, बायबैक करता था 105.15. तो रेपो मतलब वो अग्रीमेंट का नाम है जिसमें वो बायबैक करने वाला है. और इस टाइप के रेपो अग्रीमेंट देयर कुड बी ऑफ टू टाइप्स. एक तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करें तो आरबीआई का रेपो हो गया. आप मार्केट से भी बोरो कर सकते हैं तो मार्केट रिपो हो जाएगा. सपोज एसबीआई ऐसा करके एलआईसी से पैसा बोरो करता है तो उस केस में आप ऑफकोर्स दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट, बट उसको क्या बोलेंगे? मार्केट रेपो बोला जाएगा. तो रेपो मीन्स रीपर्चेज अग्रीमेंट. रेपो रेट यानी कि दर, वो क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट, वो एक ब्याज दर है फॉर द फंड ट्रांसफर्ड बाय द लेंडर, कौन था? रिजर्व बैंक, टू द बोरोवर, कौन था? एसबीआई. सो रेपो मतलब अग्रीमेंट, रेट मतलब उस पर चार्ज होने वाला, वो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया उसका ब्याज दर. नाउ फ्रॉम हियर इन द लेटेस्ट यूपीएससी सीडीएस एग्जाम उन्होंने एक प्रश्न पूछा था एंड आई गिव यू 5 ऑप्शन. चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो. एंड 1 मिनट 20 सेकंड्स. विद्या, सुभाष, संदीप, राजीव, रोहन, शुभम, शिशिर, मोहित कुमार, शेफालिका, कर्ण मंडल, निशांत, हर्ष, अजय, ऋतिक गुप्ता, वसीम, आर्यन यादव, आलोक कुमार, श्रेय, शशांक, सृष्टि घोष. So 1% decided they should keep it. Some 33%
they are filling that. D should be the answer. Some 42 filling that. C should be the answer. And Gurpreet Singh, Gyanendra, Sudhanshu Prempal, Aditya, Komal, Anmol, कान्हा, गिरीश एंड अदर्स, कंग्रेचुलेशंस। अभी मैं ये सब यूजर्स के नाम पढ़ रहा था जिन्होंने करेक्ट आंसर टिक किया, उसमें एक आदमी था श्रेय शशांक, सो दैट मींस ही इज लाइव, और वो प्रीवियस बैच में भी था एंड आई थिंक ही वाज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। हर एक वीकली क्विज में अच्छे मार्क आते थे। तो अगर वो भाई मुझे सुन रहा है तो माय सजेशन टू हिम इज, भाई ये तो आप वापस पढ़ रहे हैं, सो बेटर यू प्रिपेयर सम अदर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री और पॉलिटी और समथिंग। इसमें जितने भी अपडेट है वो तो मैं एक अलग से सीरीज में अपलोड करने वाला हूँ। तो जितने भी आप में से प्रीवियस बैच स्टूडेंट है, आपका जो इंक्रीमेंटल गेन है ये 2-3 घंटे बैठने में, बेटर कि आप कुछ और पढ़िए और उतना आगे पढ़िए। जो फ्रेश बैच के नए स्टूडेंट है दे विल बेनिफिट मोर, दैट इज माय सजेशन। अदरवाइज आपको वैसे रिफ्रेश करने के लिए आप बैठ रहे हैं, देन मोर देन वेलकम, बट आई थिंक योर टाइम विल बी बेटर invested in other subjects if you have already gone through the previous course. Care. So the question is, which of the following is not correct about the repo rate? मतलब गलत स्टेटमेंट पकड़ना है। तो अभी हमने सही स्टेटमेंट तो समझ लिया, रेपो रेट क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेंडर टू बोरोवर। दो टाइप के हो सकते हैं, मार्केट का हो सकता है या आरबीआई का हो सकता है। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको नहीं पकड़ना, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो What about the first statement? It is the interest rate charged by the central bank on overnight loan. वो तो मतलब सही बात लगती है। It is the interest rate paid by the commercial bank on the overnight borrowing. अब यहाँ पर उसने आरबीआई या एलआईसी या ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि मार्केट रेपो भी हो सकता है, आरबीआई रेपो भी हो सकता है। सो ऐसा दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग पर से, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इट इज द इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। वो भी सही दिखता है। आपको सम ऑफ यू में फील सर अग्रीड अपॉन किधर है, वो तो सेंट्रल बैंक ने खुद बोल दिया हमारा रेपो रेट इतना होगा, बट एनीवे सिग्नेचर किया तो एसबीआई ने भी हाँ तो लिखा होगा यस आई विल रीपरचेज, सो इवन दैट इज मेकिंग सेंस। तो अगर ये 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, देन व्हाटएवर इज लेफ्ट शुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। बी ऑप्शन, इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉस्ट तो 100 या फिर जब ट्रांसफर करेंगे तो कुछ और, बट दैट इज नॉट कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ दिस वर्ड रेपो रेट। रेट क्या है? मतलब इंटरेस्ट रेट। और ये एग्जामिनर ने ऐसा नहीं कि बहुत ट्विस्ट करके वो आपको पूछने की कोशिश कर रहा है, उसने बाकी 3 स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिटली आपको दिया है दैट interest rate, interest rate, interest rate. So he was just trying to put you through this, funnel you through this D option. So D, it is the cost of collateral security. Well, that is not the correct statement here. क्योंकि वो 100 करोड़ 105 करोड़ या ओरिजिनली 108 करोड़, दैट इज नॉट कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ व्हाट इज रेपो रेट, व्हिच इज बेसिकली अ इंटरेस्ट रेट। आपको फिर भी लगता है थोड़ा वेगली वर्डेड है, आप में से कुछ लोगों को लगता है नहीं सर वो तो बी या सी कुछ होना चाहिए। वेल एनीवेज लेट अस वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, उसमें अगर इससे कुछ अलग इंटरप्रिटेशन होगा देन अगेन विल कम बैक टू दिस थिंग। तो ये तो मतलब ठीक ठाक चल ही रहा था कि रेपो रेट है, और उससे जिसे आप बोलिए कि ट्रेडिशनल या रेगुलर या शॉर्ट टर्म रेपो रेट, जहां पर ओवरनाइट से लेकर 14 दिन तक की मियादी मतलब टेन्योर के लिए लोन में पैसा दिया जाता था। बट देन इन दिस 2019-20 अचानक से रिजर्व बैंक को ख्याल आया कि कुछ और करते हैं। सो व्हाट दे डिसाइडेड इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, मतलब LTRO। बेसिकली सेम गेम खेला जाएगा, बट वो जो लोन दी जाएगी वो लॉन्गर पीरियड के लिए देंगे। कुछ ऐसे सेल करेंगे जिसमें 1 ईयर की मियादी होगी और कुछ ऐसे जिसमें 3 ईयर्स टेन्योर होगा। इंटरेस्ट रेट ट्रेडिशनल में तो इंटरेस्ट रेट हमने समझा 5.15, और ये LTRO में भी सेम परसेंटेज चलेगा 5.15। पर आप समझिए सपोज 14 डेज के लिए दिया तो उसमें तो सिर्फ 5.15 और बात खत्म। यहाँ आपको सपोज 3 साल के लिए दे रहे हैं तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? एप्टीट्यूड में देख लेना, बेसिकली प्रीवियस के ऊपर भी और चढ़ता जाएगा। ये चीज आप कहां से बोरो कर सकते हैं? रेगुलर रेपो या लॉन्ग टर्म रेपो, दोनों ही चीज आपको आरबीआई के ऑनलाइन कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म मतलब ई कुबेर में आपको परचेस कर सकते हैं। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया कब? ये शॉर्ट टर्म रेपो वो तो ये टाइपिंग मिस्टेक, इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द ईयर 2000 की साल से चल रहा था। वेयर ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन वो 2020 फरवरी से शुरू हुआ है, और यहाँ पर आरबीआई का प्लान है कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो रेट में लोन में पैसा देंगे। उससे फायदा क्या होगा? बैंकों के पास फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ज्यादा बड़ी रकम फंड में होगी, बिकॉज ये इधर रेपो रेट होके 5% में मिलता है, बट दैट इज मैक्सिमम 14 डेज के लिए कुछ मिलता होगा। दिस इज अवेलेबल फॉर 3 ईयर्स, सो होपफुली सपोज बैंक इसको बोरो करे और फिर 12-15% पे कोई कार लोन बाइक लोन कुछ दे दे, सो एज अ रिजल्ट द एंटायर इकोनॉमी विल ग्रो। यहाँ पर भी मॉरल आउटरीच इज नॉट रिक्वायर्ड कि सर रेपो रेट वो तो हम समझते हैं इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, सभी बुक में लिखा इट इज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर ये 1 to 3 ईयर्स के लिए दे रहे हैं, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो रेपो रेट है? वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है। वेल दैट इज करेक्ट, वो एकदम सही बात है, उसको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है कुछ और नाम देना चाहिए, बट दैट इज व्हाट आरबीआई हैज डिसाइडेड। तो फिर हमको बस याद करके आगे बढ़ना है।
ऑफकोर्स अगेन यू कैन सेंड सजेशन टू दिस लिंक, बट जब तक वो रिफॉर्म नहीं करे, जो स्टडी करना है वो करे. सो ऑन पेज 27 प्लीज फिल अप दिस थिंग. ये क्या है? लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन. उसकी मियादी क्या है? दैट यू हैव टू राइट. टेन्योर इज कुछ 1 ईयर के लिए सेल करेंगे और कुछ 3 इयर्स के लिए देंगे. टाइगर इट मीन्स आरबीआई, खंजर इट मीन्स लोन, और ये कैलेंडर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए. अगर स्टॉप वॉच या वो सैंड वाला क्लॉक होता तो मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए होता, बट दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म. So शिवम, वेदांत, जवाहर, शिल्पी, प्रदीप, मनीष एंड अदर्स, दिस इज डन. एलटीआरओ का अनाउंसमेंट करने के बाद आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक एफएक्यू अपलोड किया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. उसमें सब उसने टेक्निकल गाइडलाइन की, ये दिन को ऑक्शन करेंगे, मिनिमम 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो आपने अप्लाई कर सकते हैं, सो मेनी थिंग. बट ऑल सच थिंग इन ग्रेट डिटेल आर नॉट रिक्वायर्ड. बेसिक आइडिया होना चाहिए और वो हमने ले लिया. रेपो रेट प्रेजेंट इट इज 5.15%. एक जमाने में 6.5 भी था, फिर अब कुछ कम होते होते आया है. सो व्हाट हैज बीन द ट्रेंड वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट दैट विल बी इन द एंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मतलब शायद 1 या 2 लेक्चर बाद हम लोग वहां पर आएंगे, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी. तो अभी तो हम सिर्फ थियरी पोर्शन पर फोकस करें. नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. लेकिन उसको समझने से पहले एक हाइपोथेटिकल सीन देखते हैं. सपोज एक कमर्शियल बैंक है जिसके पास डिपॉजिट में 100 करोड़ आए और उसमें से सीआरआर मान लीजिए 4 करोड़ एक साइड पे रखा. एसएलआर के नाम पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी आप जानते हैं, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, उसमें निवेश करना है कितना? अराउंड 18% ऑफ द डिपॉजिट्स. तो उसने 18% वो भी रख दिए. तब उसके पास कितना पैसा बचा? 78 करोड़ आर लेफ्ट. नाउ सपोज फॉर सम डेज कोई नया बोरोवर आ ही नहीं रहा है और उसके पास ये पैसा जस्ट सिटिंग आइडल. सो देन व्हाट शुड एसबीआई डू? सपोज इसमें से वो 78 करोड़ में से 8 करोड़ की एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता है. एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदेगा? सपोज नो बोरोवर आर फाउंड, देन बेटर टू इन्वेस्ट समवेयर, थोड़ा मुझे रिटर्न मिले, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे सम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बैक. तो इसे आप बोल सकते हैं नॉन एसएलआर कोटा सिक्योरिटी. ये ऐसा नहीं कोई सेपरेट टाइप की अलग कलर की सिक्योरिटी होती है, नो, इट इज सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया और वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करने वाले थे, बट रादर टू शो द बाइफर्केशन कि कुछ तो कंपलसरी एसबीआई ने खरीदी थी फॉर एसएलआर कंपल्जन, और उसके अलावा पैसा बचा और ये तो अपने डिस्क्रिशन से, अपनी विवेक से, अपनी इच्छा से उसने एडिशनल पैसा इसमें इन्वेस्ट किया. ऐसी कुछ बियॉन्ड द एसएलआर रिक्वायरमेंट उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्ट करके रखी. एंड देन अगेन हाउ मच मनी इज नाउ लेफ्ट? उसके पास 70 करोड़ बचा है. सो ओके, दिस मच अंडरस्टूड. नाउ अगेन कमिंग बैक टू द एसेट्स ऑफ अ बैंक. एसेट में एक तो हो सकता है सीआरआर, मतलब ओनली कैश में डिपॉजिट जो रखनी है. फिर हो सकता है एसएलआर, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, कैश और वो चीजें रख सकते हैं. नाउ रिमेंबर रेपो रेट क्या था? रेपो रेट के अंदर वो जीसेक को कोलेटरल के रूप में गिरवे रख के आरबीआई से पैसा बोरो करता. लेकिन ये जो एसएलआर कोटा में उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी उसको गिरवी नहीं रख सकते. इन अदर वर्ड्स, फॉर रेपो बोरोइंग दिस एसएलआर सिक्योरिटीज कैन नॉट बी प्लेस्ड एज कोलेटरल, क्योंकि इसका तो क्या ऑब्जेक्टिव है? बैंक रन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो बफर में रखा गया है. तो ऐसी बात हुई कि आप कास्परस की या जो भी एंटीवायरस है उसको ही डिसेबल कर दो और फिर कि मैं उसको बेच देता हूं और आप मुझे पैसा दोगे. दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू डू द वर्क. सो देयरफॉर एसएलआर वाली ये जीसेक को गिरवे नहीं रख सकते. बट सपोज उसके बियॉन्ड एडिशनल आपके पास बियॉन्ड द एसएलआर कोटा थोड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो हाँ, उसको गिरवे रख सकते हैं. यू कैन प्लेज इट एंड बोरो द मनी थ्रू द रेपो रेट मैकेनिज्म. सो दैट इज देयर. नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाया कि समटाइम्स कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनके पास ये एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बचती नहीं. सो इफ दे डू नॉट हैव एनी एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे कैन नॉट बोरो थ्रू द रेपो रेट मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें गिरवे रखना है. और सपोज ऐसी परिस्थिति में अचानक ये जो 78 करोड़ थे या तो सारे लोन में दे दिए थे, या फिर अचानक से कोई क्लाइंट आके बोलता है मुझे एडिशनल 2 करोड़ चाहिए, या कोई डिपॉजिटर अचानक बोलता है मुझे वापस 2 करोड़ करो. सो सडनली देयर इज अ शॉर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सम मनी. इन दैट इमरजेंसी सिचुएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया ये सब बैंकों को कि आपने ये एसएलआर कोटा में जो 18 करोड़ की सपोज सिक्योरिटी रखे थे उसमें से सम पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटीज फ्रॉम दिस एसएलआर कोटा उसको आप प्लेज करें आरबीआई में और फिर उससे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो कर सकते हैं. और उसकी जो मैकेनिज्म है वो तो रेपो जैसे ही है कि आपने सेल किया और फिर बाय बैक करना है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को. सो दैट इज अलाउड और उसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. यानी कि फॉर इन अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन the commercial banks are allowed to borrow money from RBI using their SLR quota securities, that is called marginal standing facility. लेकिन यहाँ पर अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली. ऐसा नहीं कि ये पूरी 18 करोड़ तो सब उसको गिरवे रख के दूसरे 18 करोड़ लेके आए, नो, क्योंकि वो जो बैंक रन के लिए बफर में रखना था पैसा उसका वो
मतलब पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ होता है लिमिट की सब अप टू एक्स परसेंटेज ऑफ दिस कोटा ओनली, वो कितना परसेंटेज है हमको तैयार करने की जरूरत नहीं। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? ये दोनों ही इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करती है फॉर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स। जहां तक रेपो रेट की बात है वो कितना था 5.15%, तो वो जो भी एक्स परसेंट है वो तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट अलग से डिसाइड नहीं होता। वट एवर इज द रेपो रेट, सपोज एक्स परसेंट, तो उसमें 0.25% ऐड करो तो जो भी जवाब आए, इधर 0.25 ऐड करे तो कितना आएगा, आई थिंक 5.40, दैट विल बी द एमएसएफ। रेपो रेट में कौन बोरो कर सकता है पैसा? ऑल द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई। उसमें बैंक भी हो सकता है, नॉन बैंक भी हो सकता है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलआईसी, प्राइमरी डीलर्स वगैरह। वो सब कौन है हम लोग पिलर 1B1 में आराम से देखेंगे। Whereas in case of marginal standing facility, वो वाली चीज सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी एससीबी ही बोरो कर सकते हैं। अभी एससीबी क्या होता है वो भी पिलर 1B1 में देखेंगे। दोनों ही जगह पर यू हैव टू प्लेस समथिंग, आपने कुछ गिरवे रखना है। तो अगर रेपो रेट से बोरो कर रहे हैं तो आप क्या गिरवे रख सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब जो 1 ईयर या उससे हायर मेच्योरिटी की सिक्योरिटी, या ट्रेजरी बिल जो कि लेस देन 1 ईयर की टेन्योर वाले ऋण पत्र है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की हो, तो आप गिरवे रख सकते हैं। बट बैंक कैन नॉट यूज द एसएलआर कोटा में जो सिक्योरिटी है उसको रेपो रेट के लिए बोरो करने में यूज नहीं कर सकता। वेयर इन द एमएसएफ, यस, बैंक they can pledge government securities from the SLR quota. Banks can pledge the government securities from SLR quota. और जहां तक ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की मैकेनिज्म है, इट इज जस्ट लाइक द रेपो रेट कि आप एसबीआई वाला सेल करेगा और फिर उसको हायर प्राइस में बाय बैक कर लेगा। यहां से 2014 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया था, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दे अपीयर इन न्यूज एंड दे आर रिलेटेड टू। तो रिलेटेड क्या है? सप्लाई डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग नहीं। तो अगर ये सब गलत है तो जवाब क्या होगा? बैंकिंग ऑपरेशन। यानी कि एकदम इजी टाइप का प्रश्न पूछा गया। अब आगे भी हमने जो लेक्चर्स देखे उसमें भी कुछ इजी प्रश्न पूछे गए थे। डिपॉजिट इज नॉट एन एसेट ऑफ द बैंक, मनी मल्टीप्लायर, अगर बैंकिंग हैबिट इंप्रूव होगी तो इंप्रूव हो जाएगा। रुपे कार्ड और एनपीसीआई के फंक्शन के बारे में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है वो भी पूछा था। सो वेरी समटाइम्स इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यूजुअली इन एवरी प्रीलिम एग्जाम 30 to 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं सब सब्जेक्ट से। सो अननेसेसरीली 90% ऑफ द टाइम बस मैं एकदम रैंडम और यूनिक चीज जो बाकी सब लोग नहीं तैयार करते उसको करने में जाऊं। फर्स्ट यू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। खैर, तो ये एक बात हुई। नाउ रेपो रेट इज अंडरस्टूड, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अंडरस्टूड। थर्ड कंसेप्ट इज बैंक रेट। ये भी एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है जिसकी मदद से आरबीआई लोन में पैसा देता है। सो दिस बैंक रेट इट इज प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब वहां पर वापस कंपैरिजन देखते हैं। सो रेट के हिसाब से सपोज रेपो रेट इज एक्स परसेंटेज, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होगी? एक्स परसेंटेज प्लस 25%, 0.25%। पहले बैंक रेट आरबीआई अलग से डिसाइड करता था, बट 2012 से उन्होंने बोला कि जो भी एमएसएफ का परसेंटेज होगा उतना ही बैंक रेट का परसेंटेज भी होगा। सो इट विल सिंपली बिकम 5.40। टेन्योर, टेन्योर मतलब कितनी अवधि के लिए लोन दिया गया? तो रेपो एंड एमएसएफ दे आर मेंट फॉर शॉर्ट टर्म। व्हाट अबाउट द बैंक रेट? बैंक रेट it is for a longer term compared to this repo and MSF mechanism for a longer term. But longer term मतलब कितना? 6 महीने, 28 दिन, 2 साल, 5 साल। It depends on various sources, it will differ. त्रिपुरी शरण और बाकी सब लोग पता नहीं कुछ चैट बॉक्स में आपस में चर्चा में लग गए। भाई my suggestion to all of you is you focus on the what is being taught on the PowerPoint. मुझे भी देखने की जरूरत नहीं, चैट बॉक्स भी देखने की जरूरत नहीं, simply you focus on this much things. ठीक है? और आपको अगर कोई प्रश्न हो देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी थ्रू द गूगल फॉर्म। अब ये समझिए, आपने फीस जो पे करी है वो किसके लिए? टू लर्न द लेसन। आपस में झगड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए फीस आप अगर यूज कर रहे हैं देन इट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ मनी। उसके लिए तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप में वो तो फ्री में भी कर सकते थे, राइट? सो प्लीज फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट हियर। या सो हाँ, मैं किधर था? यस, टेन्योर। मैं इसीलिए चैट बॉक्स को देखता नहीं क्योंकि मेरा खुद का लिंक टूट गया था, मैं किधर पढ़ा रहा था। सो प्लीज, मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि आप कुछ लिखेंगे और मैं देख के जवाब दूंगा, यूजुअली इट विल नॉट हैपन बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन टीचिंग हियर। इसलिए मेरा सजेशन है, हमें जो भी पूछना है यू आस्क मी थ्रू गूगल फॉर्म। या सो रेपो इट इज फॉर रेपो एंड एमएसएम, वो मतलब कम मियादी के लिए, यूजुअली फ्रॉम ओवरनाइट टू अप टू 14 डेज तक की लोन हो सकती है। बैंक रेट वो थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए दिया जाता है, बट वो लॉन्गर टर्म मतलब कितना? 28 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, वो अलग अलग बुक वेबसाइट में अलग अलग डेटा दिया है। बोरोवर कौन है? रेपो रेट में आरबीआई के सभी क्लाइंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में सिर्फ बैंक। जहां तक बैंक रेट है, अगेन it is primarily meant for the banks, but some book and web sources will say even non-banks can borrow the money. Collateral, collateral में क्या रखना है वो तो हमने आगे देख लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम एसएलआर कोटा और नॉट एसएलआर कोटा। व्हाट अबाउट द बैंक रेट? उसमें जो पैसा बोरो करते हैं तो सामने कोलेटरल में कुछ रखना है।
अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज बोलते हैं हाँ रखना है, यू हैव टू प्लेस सम सिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू सम बुक्स एंड वेब सोर्सेज बोलते हैं कि नहीं रखना है। तो यानी कि ये सोर्सेज डिफर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2000 में जब रेपो रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तब से बैंकों ने जो पैसा बोरो करना था रेपो रेट से करते हैं, अदरवाइज तो पब्लिक जो पैसा डिपॉजिट करती है उसी से कमर्शियल बैंक अपना बिजनेस चलाते हैं। सो बैंक रेट हैज बिकम अ डॉर्मेंट टूल। डॉर्मेंट मतलब सुषुप्त अवस्था में चला गया है। इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय आरबीआई फॉर लैंडिंग और इवन बाय बैंक्स फॉर बोरोइंग। मतलब डेली या फ्रीक्वेंटली उसको कोई यूज नहीं करता है। एंड एज अ रिजल्ट प्रेजेंट डे ऑपरेशनल स्टेटस में क्या कितने दिन के लिए देते हैं, कुछ गिरवे रखवाते हैं कि नहीं रखवाते हैं, उसके बाबत बुक्स एंड वेब रिसोर्सेज दे डिफर। कुछ बोलते हैं हाँ कोलेटरल चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं चाहिए, कुछ बोलते हैं इतने दिन के लिए देते हैं, कुछ बोलते हैं इतने दिन के लिए देते हैं। एनीवेज सो दैट इज डोंट वरी सो मच, क्योंकि यूपीएससी ने अब तक ऐसे प्रश्न पूछे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि बिकॉज इट इज अ डॉर्मेंट टूल, तो आरबीआई को ठीक लगे तो एक्सेप्शनल केस में हो सकता है किसी को 28 डे में देगा, किसी को 60 डे के लिए देगा, तो कोई एक स्टैंडर्ड आंसर की बन नहीं सकती। एंड देयरफॉर यूपीएससी अवॉइड्स आस्किंग सच एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स। तो बैंक रेट की अभी उपयोगिता क्या है? सपोज कोई कमर्शियल बैंक जिसको सीआरआर में इतना डिपॉजिट में पैसा रखना था और वो नहीं रखता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। वो पेनल्टी के सब रेट वो बैंक रेट के साथ लिंक है। सपोज आपने इतने दिन तक सीआरआर नहीं रखा था तो दिस मच वाज द अमाउंट, और उसके ऊपर बैंक रेट प्लस X% इतनी आपको पेनल्टी लगेगी। सो बैंक रेट इज मेनली यूज्ड फॉर डिसाइडिंग पेनल्टी रेट्स। वैसे अगर हम प्योर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जैसे एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करें कि बैंक रेट मतलब चीज क्या है, तो थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे मतलब गवर्नमेंट उसको पैसा बोरो करना है तो वो क्या डेट सिक्योरिटी इशू करेगी। डेट मतलब उधारी करना, ऋण लेना। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा बोरो करने के लिए मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए सपोज ट्रेजरी बिल इशू करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल इशू करेगी। सामने कॉर्पोरेट्स मुकेश अंबानी, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, उनको भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना है, वो भी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करेंगे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स। सपोज लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है 1 ईयर या हायर पीरियड, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड ऐसा इशू करेंगे। कॉर्पोरेट्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो करना है तो बॉन्ड्स, डिबेंचर वो इशू करेंगे। ऑफकोर्स पैरेलली बैंक में सीधा जाके लोन भी ले सकते हैं, बट यहाँ उसकी चर्चा नहीं हो रही। खैर, तो ये जो सभी चीजें हैं उसको आप बोलते हैं डेट सिक्योरिटी। ये सब बैंक अपना कुछ पैसा ऐसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने आगे भी देखा कि इफ बोरोवर्स आर नॉट इमीडिएटली फाउंड, तो इन बिटवीन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ऐसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह में थोड़ा पैसा डाल देंगे। ये जो जितनी भी सिक्योरिटीज हैं इनको आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी मतलब क्वालिटी के हिसाब से, रिस्क कितना है, वापस पैसा देगा कि नहीं, उस हिसाब से। सो ऑल सच सिक्योरिटीज मे बी विद द बैंक्स, और उनमें से ही अगर कुछ सिक्योरिटी ये कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करने के लिए आरबीआई को सेल करता है, सपोज 100 करोड़ के लिए, और फिर कसम खाता है वापस ले लूंगा सपोज 105 करोड़ एंड 40 लाख, तो वो जो रेट बनता है उसको बोला जाता है बैंक रेट। यानी एनसीईआरटी के हिसाब से और आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से बैंक रेट की डेफिनेशन क्या है? बैंक रेट इट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई बाइज और रीडिस्काउंट्स द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। सो दैट इज द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। ये रीडिस्काउंट का मतलब क्या है वो भी हम लोग देखेंगे कटिंग पिलर 1 से। एनीवे, सो द पॉइंट इज बैंक रेट वो एक फेडेड हिस्टोरिक टॉपिक है, वो कोई इतना इमरजेंसी या बहुत बड़ी चीज है नहीं। अब तक हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम पेपर देखे ऑलमोस्ट फ्रॉम आई थिंक 1995 से लेकर, यूजुअली बेसिक स्टफ पूछा है कि ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से लड़ना है तो हाउ टू यूज द रेट्स। तो उसका सिद्धांत तो एक ही है, चाहे वो बैंक रेट की बात करो, एमएसएफ की या रेपो की, इन ऑल दोस थिंग्स द प्रिंसिपल विल रिमेन सेम कि इन्फ्लेशन से लड़ना है तो इंक्रीज करो, डिफ्लेशन से लड़ना है तो डिक्रीज करो। सो एज अ रिजल्ट वो कोई अलग से इमरजेंसी या डरने की चीज है नहीं। ऑफकोर्स कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले वो इधर उधर से स्टेटमेंट लिफ्ट करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सो समटाइम पीपल गेट इनटू स्ट्रेस, बट वो तो डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने आंसर टिक करना है। So don't worry so much about it. Of course, let us check some how we can use these instruments. How can RBI use this bank rate, repo rate या marginal standing facility to combat inflation? Inflation मतलब suppose 1 kg onions are selling for 150 rupees. Suppose situation ये ऐसी है, ये डिपोजिटर और सब आम नागरिक बोलते हैं एसबीआई में एक पैसा डिपॉजिट नहीं करूंगा, बस उनको फॉर सम रीजन दे आर अनहैप्पी, तो एसबीआई को डिपॉजिट में कुछ नहीं मिल रहा, और फिर भी एसबीआई ने अपनी बैंक चलानी है, तो वो क्या करेगा? दे विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक। तो वो बैंक रेट से, रेपो रेट से, एमएसएफ कहीं से वो सपोज 7% में लोन में पैसा लेकर आता है। एंड एडिशनली सपोज ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इच्छा है कि मुझे 7% प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन या स्प्रेड मिलना चाहिए, मतलब कि जो भी पैसा वो लोन में आगे से लेकर आया रिजर्व बैंक से, उसको वो जब सपोज होम लोन के लिए घुमाएगा तो 7% में लिया था प्लस उसको भी 7% प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने में देगा? 14% में वो दे रहा है। एंड सपोज इन दिस सिनेरियो देयर इज एन इन्फ्लेशन कि 1 kg ऑनियंस आर सेलिंग फॉर 150 रुपीज। सो हाउ कैन वी फाइट दिस थिंग? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन से लड़ना है तो ये थोड़े जो हाथ में पैसे हैं उसको कम करने होंगे। सो फॉर दैट पर्पज रिजर्व बैंक ये कर सकती है कि अपना बैंक रेट
रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, उसको हाइक करे या इंक्रीज करे, जो पहले 7% था बढ़ा के कर दे 13%। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका लोभ, ग्रीड, लालच, वो तो कम होगी नहीं, वो तो नहीं, मुझे तो अब भी 7% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो वो क्या करेगा, +7 इक्वल्स 20% पर लोन देना शुरू करेगा। सो द इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स विल इंक्रीज। जो पहले 14% था बढ़ के हो गया 20%। देन ऑब्वियसली सम ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली जो पहले चाहते थे कि मकान खरीदते हैं, वो अपना डिसीजन पोस्टपोन कर लेंगे। तो उस हिसाब से बिल्डर पर फोर्स आ जाएगा कि वो अपने बिल्डिंग का प्राइस थोड़ा कम करे टू अट्रैक्ट दिस पीपल। और वो जो नए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहा होगा, वो भी उसको पोस्टपोन कर देगा कि अभी कोई खरीद नहीं रहा है, आई विल डिले इट। तो उस हिसाब से स्टील, सीमेंट और सभी जगह पर जो पहले डिमांड थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट इन द एंटायर इकोनॉमी द डिमांड विल डिक्लाइन एंड देन इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। और अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो इसका रिवर्स करो, मतलब जो भी रेट है उसको आप डिक्रीज करो तो डिमांड बढ़ जाएगी और फिर वापस इन्फ्लेशन की तरफ चले जाएंगे। यहां पर भी एक पुरानी पेज में एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि आरबीआई डायरेक्टली लोगों को लोन क्यों नहीं दे देता? अगर ऐसा करेगा तो वो मन चाहे उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। ये बीच में एसबीआई और एक्सिस बैंक इन सबको देने क्यों जरूरत? व्हाई डू वी नीड दिस इंटरमीडियरी पीपल? वहां पर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देयर विल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ एक होता है कि अटॉर्नी जनरल, जो कि सरकार की तरफ से वकील का काम करता है कोर्ट में। सरकारी वकील जो सबसे बड़ा होगा कौन? अटॉर्नी जनरल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों अलग अलग क्यों है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जज, सरकारी जज और सरकारी वकील दोनों एक ही आदमी को क्यों नहीं बना देते? गवर्नमेंट का सैलरी बर्डन कम हो जाएगा, राइट? बट कैन वी डू लाइक दैट, जज भी हो और वकील भी हो? दैट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटी एंड सोसाइटी। जस्ट लाइक दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, निगरानी रखे, सुपरविजन करे। उसके पास जो भी मैन पावर है वो लिमिटेड है और उनको ट्रेनिंग भी वो रेगुलेशन की ही देता है। तो लोन कैसे दे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करे, एक तो उसके पास वो स्किल सेट नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो मान लीजिए सीधा ही बिजनेसमैन को लोन देना शुरू करे, आरबीआई ने मान लीजिए मुकेश अंबानी को लोन में पैसा दिएगा और मुकेश अंबानी वापस नहीं कर रहे, इट हैज टर्न इनटू बैड लोन, और मान लीजिए आरबीआई उसको कुछ लेनियंस ही देता है, कोई नहीं भाई आप 10 नहीं 15 साल बाद वापस करना और वट, तो फिर दूसरे जो बैंकर्स हैं वो भी जिद करेंगे कि हमको भी ऐसा करना है, और फिर एंटायर इकोनॉमी कैन कोलैप्स इफ देयर इज नो स्ट्रॉन्ग सुपरविजन ओवर द बैड लोन्स। इसलिए आरबीआई खुद से वो काम नहीं करता, वो काम लोन देने का काम किसका है? लोगों को लोन देने का काम दूसरे बैंकों का है। एनीवे, सो ऑन पेज 15, पेज 35 दिस थिंग्स आर गिवन। की रेट्स वहां पर आएगा रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट। वो सभी के अंदर डिफ्लेशन से लड़ना है तो डिक्रीज करना है, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो इंक्रीज करना है। इन्फ्लेशन से लड़ते हैं तो हम लोग टाइट मनी, डियर मनी, हॉकिश मनी पॉलिसी, तो हॉक को याद करो, हॉक क्या करेगा? हमेशा ऊपर उड़ेगा। सो जस्ट लाइक दैट टू फाइट थिंग्स इन्फ्लेशन, आप क्या करेंगे? रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे। जस्ट लाइक दैट सीआरआर, एसएलआर, उसको भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और वो समझ में आ गया तो डिफ्लेशन में उसका उल्टा करें। So this is done. Kamal, Rajiv, Tina, Shivam, Saurabh and others. Now let us check some questions. This is from prelim 2013. एक और ऑप्शन ले देता हूँ, skip. And you have 1 minute 20 seconds. Alright, so Vivek, Nitush, पूनति, कश्यप, अनिमेश, परमजीत, रिया, पवन कुमार, सुमित कुमार, सचिन, योगेश, गौरव, प्रसाद, सुभद्रा, सचिन, आकांक्षा, राणा, प्रीतम, अनमोल गुप्ता, शिवम कुमार, सौम्या, वसीम, राघवेंद्र, कृति, लांबा, शिव, मनोहर, हुसैन खान, आलोक कुमार, श्रेय आनंद, जयेश, अमूल्य, अभिजीत। 2% डिसाइडेड टू स्किप दिस, बाकी 78% को लगा डी ऑप्शन होना चाहिए एंड सो ऑन। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन ज्ञानेंद्र, आदित्य मिश्रा, कान्हा, गिरीश पाटिल, गजेंद्र, श्रद्धा, अनमोल गुप्ता, नूर चहल, केशव मिश्रा, सुभद्रा पाटिल एंड अदर्स, यू हैव टेक द थिंग्स करेक्टली। हाँ, तो प्रश्न ये था, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, अपना रेडी रेकनर टेबल में क्या है,
एन इंक्रीज इन द बैंक रेट, तो ये रहा बैंक रेट एंड एन इंक्रीज इन इट, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो। वो कब करेंगे? जब इन्फ्लेशन से लड़ना होगा। और ऐसी पॉलिसी को आप क्या बोलेंगे? टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। मनी सप्लाई को वो रिड्यूस कर देगा। ऑफकोर्स ये सब टर्म आपको समझ में आएंगे अगर आप कल रात के लेक्चर में प्रेजेंट थे, देन you will know what these things meant. So the answer is what? D. Central bank is following a tight money policy. What about the C option? Central bank is following an easy money policy. गलत। वो तो अगर बैंक रेट को रिड्यूस कर रहा होता, डिक्रीज कर रहा होता, तो आप बोलते सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, तो फिर उसने बैंक रेट को इंक्रीज ही क्यों किया? बोल देता मैं लोन नहीं दूंगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेंस नहीं करता। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लाइकली टू फॉल। आप अगर मतलब बैंक वाला खुद से महंगे में बैंक रेट से लोन लेकर आता है और आपको सस्ते में देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो देयरफॉर डी इज द करेक्ट। Another question that is from this regarding this lowering of bank rate will result into what? So again, I will make E options keep. So गौतम कुमार, प्रेरक, प्रियंका, जलज, मोना, मंजू, निशांत, सचिन, समीर, अमित, पवन, छायाकांत, अभिषेक, तिरुपति, श्रीधर, सचिन, कश्यप, राजीव, हर्ष, नितिन, टोनी, शुभंकर, अदिति, शंकर अहमद, राहुल, नवीन, ऋषिकेश, यशेष चंद्र गौड़ा, विष्णु प्रभाकर। दिस टाइम 0% said we will skip this. अगेन ये सब आदित्य, ज्ञानेंद्र, गिरीश, नूर, सुभद्रा, रोहित, अनमोल, सचिन, शर्मा एंड अदर्स, कांग्रेचुलेशन। Yes, so question is lowering of the bank rate by the RBI will lead to what? अगेन अपना टेबल, लोअरिंग ऑफ दिस मतलब डिक्रीज कर रहे हैं बैंक रेट को। जो मान लीजिए उसके बदले रेपो रेट या एमएस पूछे तो भी चीज तो वही होगी। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कर रहे होंगे? इफ दे आर लोअरिंग द बैंक रेट मतलब वो डिफ्लेशन से लड़ना चाहते हैं। दैट मीन्स सपोज 1 kg ऑनियन सेलिंग फॉर 5 रुपीज, तो आरबीआई की इच्छा होगी नहीं उसको 30 रुपीज में कराओ, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब प्रॉब्लम आएंगे। सो दैट मीन्स दे आर परस्यूइंग अ इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, डॉविश मनी पॉलिसी, एक्सपांशनरी मनी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मतलब विस्तारवादी। विस्तार किसका बढ़ाएंगे? M3 मनी सप्लाई का। सो द मनी सप्लाई विल इंक्रीज। So here what will happen? Suppose lowering of the bank rate. Suppose bank rate पहले 7% था, कम करके बोल दिया 1%. In that case what will happen? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला मस्ती में आ जाएगा। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा लोन में ले लूंगा पैसा और उसको लोन में घुमाता हूँ, अपने सभी टेलीकॉलर और स्पैम ईमेल में भेजूंगा एंड आई विल जस्ट कैप्चर द थिंग। So as a result what will happen? He will borrow more quantity of money from RBI and he will try to circulate it। और उसके चलते पूरी इकोनॉमी में आप समझ सकते हैं जितना लोन एक्सपांड होगा तो मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से M3 भी बढ़ता जाएगा। So here the liquidity will increase। अब ये लिक्विडिटी यानी कि तरलता, उसका मतलब क्या है? डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट। लिक्विडिटी का एक तो मतलब ये है हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट एन एसेट इनटू कैश। जैसे कि हम बोलते थे हाउस इज लेस लिक्विड राइट कंपेयर टू सम गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि बाहर आपको आसानी से तुरंत अच्छे प्राइस का मिल नहीं सकता। सो लिक्विडिटी का एक मतलब ये हो सकता है। लिक्विडिटी का सेकंड मतलब ये हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विड एसेट्स इन द मार्केट। सो सपोज पहले लिक्विड एसेट हम लोग बोले M3 में जितना पैसा है वो, या बोले कि M1 या कुछ भी। सो सपोज पहले वो 100 करोड़ था, उससे बढ़ के अगर 120 करोड़ हो जाए, देन वी से दैट लिक्विडिटी हैज इंक्रीज्ड। सो यस, लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट विल हेल्प इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी। इसलिए जवाब है यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट इफ बैंक रेट इज लोअर्ड। व्हाट अबाउट अदर स्टेटमेंट्स? लेस लिक्विडिटी इन मार्केट, वो तो जब उल्टा सपोज 1% से बढ़ाकर 7% करता है इंटरेस्ट रेट तब हो जाता। नो चेंज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, भाई वो तो कैसे हो सकता है? आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक, वो तो डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक वाला। बैंक रेट मींस आरबीआई से पैसा बोरो कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि आम पब्लिक वहां पर ज्यादा डिपॉजिट में पैसा डाले, सपोज 100 नहीं 1000 डाले, तो उसने वो करंट अकाउंट पे तो 0 देता है, सेविंग अकाउंट मान लीजिए 3% दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए 6% दे रहा है। ही विल हैव टू इंक्रीज दिस परसेंटेज, तभी पब्लिक वहां पर अट्रैक्ट होके पैसा इन्वेस्ट करेगी। सो इवन डी इज नॉट मेकिंग सेंस, मोबिलाइजिंग ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। सो वी हैव अंडरस्टूड सम बेसिक थिंग, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये जो टर्म चल रहा है रेपो रेपो रेपो, उसी के अनुसंधान में एक और नई चीज आ गई, ट्राई पार्टी रेपो अग्रीमेंट। समझते हैं।
इसको समझ लेते हैं, देन आई थिंक विल टेक अ ब्रेक, बट अभी हम फ्लो में ही है तो रेपो के साथ जुड़े हुए चीजों को देख लें। अब तक हमने पढ़ा वो था बाय पार्टी रेपो रेट, मतलब दो पार्टियां रहती थी, एक तरफ था लेंडर कौन, आरबीआई, और दूसरी तरफ थे बोरोवर कौन, बैंक भी हो सकता था, नॉन बैंक जैसे एलआईसी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो दे ऑल वेर देयर, और इन सब की अपनी मतलब लीगल या कॉर्पोरेट स्टैंडिंग है, मतलब उनकी पहचान है। एलआईसी तो एलआईसी एक्ट से बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट से बना है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनकी, एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक बट उसकी कॉर्पोरेट सेक्टर की रेपुटेशन है, राइट। सो व्हेन दे आर एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से एक्सिस बैंक वाले ने जो सेल किया है उसको बायबैक करने से वो मना कर दे या कुछ, नो, दे विल ऑनरेबली डिस्चार्ज वट एवर अग्रीमेंट्स दे हैव मेड। ऑन दी अदर हैंड व्हाट अबाउट दी जेंटलमैन मुकेश अंबानी, मान लिया तो चले देश छोड़ के भाग गया, बट सपोज सम अदर कॉर्पोरेट सेक्टर पर्सन, सपोज उनकी इच्छा है कि हमको भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना है, बट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर ई कुबेर प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पर तो आरबीआई के ऐसे रजिस्टर्ड यूजर ही जा सकते हैं। एंड सेकंडली, शायद वो जाए भी तो आरबीआई उसको ट्रस्ट नहीं करे, भाई तू बायबैक करेगा कि नहीं उसका मुझे चैलेंज लगता है। एंड सपोज उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, सपोज उनके पास ऐसे दूसरी कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड है या कॉर्पोरेट सेक्टर की जो भी शॉर्ट टर्म वाली बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऐसी कोई चीज है, सो दे वांट टू प्लेस देयर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड बोरो मनी फॉर शॉर्ट टर्म, लघु अवधि के लिए पैसा ऋण में लेना है, रेपो जैसी उनको कोई चीज चाहिए। सो फॉर देम सेपरेटली आरबीआई अलाउड ट्राई पार्टी रेपो अग्रीमेंट। ट्राई पार्टी मतलब तीन पार्टियां होंगी, एक होगा बोरोवर खुद, सपोज मुकेश अंबानी, उसका काम क्या है, वो अपने पास कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा उसको सपोज 100 रुपी में सेल करेगा और वापस कसम खाएगा, सपोज 106 में बायबैक करता, तो मतलब वो भी मार्केट टाइप का रेपो इंस्ट्रूमेंट हो गया। वहां पर एक कस्टोडियन होगा, वो होगी दूसरी पार्टी। कस्टोडियन का काम ये है मुकेश भाई से जो भी वो कॉर्पोरेट बॉन्ड प्लेज कर रहा है, गिरवे रख रहा है, उसकी वो कस्टडी लेगा, उसको वेरीफाई करेगा, हाँ सब ठीक है। और सामने तीसरी पार्टी होगी लैंडर, लैंडर अपना पैसा ये कस्टोडियन को देगा और कस्टोडियन के द्वारा वो पैसा मुकेश भाई को मिलेगा। सो व्हाट इज द थ्री पार्टीज हियर, और उसमें ये जो बीच वाले पार्टी है कस्टोडियन, उसका काम क्या है, इंटरमीडिएट बिचौलिए का काम है, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज बिटवीन दिस टू पार्टीज एंड टेक द कस्टडी ऑफ द कोलेटरल। ठीक है, पेमेंट का पैसा आएगा, गारंटीड सेटलमेंट। सपोज मुकेश अंबानी वापस बोले नहीं मैं 106 में नहीं खरीदता, वो मुकर जाए, इन दैट केस कस्टोडियन अपने पॉकेट से लेंडर को 106 दे देगा। सो देयर इज अ गारंटीड सेटलमेंट हियर। कस्टोडियन को ऐसा दयादान करने की क्या जरूरत है, बिकॉज ये पूरे ट्रांजेक्शन में उसका परसेंटेज कमीशन होगा। सो ऑन मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन सपोज वो कमा लेता है तो कुछ ट्रांजेक्शन में नुकसान होगा तो भी कोई नहीं अपने पॉकेट से दे दे। सो दैट इज ट्राई पार्टी रेपो एग्रीमेंट, तीन पार्टियों के बीच 2017 से अलाउ किया। प्रेजेंटली टू ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफरिंग दिस फैसिलिटी। कस्टोडियन का काम करता है एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग पिलर 1C में। हाँ, तो इससे फायदा क्या है, ट्राई पार्टी रेपो एग्रीमेंट का फायदा यह है, कॉर्पोरेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना है तो एक नया विंडो उनके लिए खुल गया है। एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेपो का मैकेनिज्म चलता था आरबीआई का, वहां पर तो आरबीआई खुद बोल सकता है हमारा ये होगा 5.15 और समथिंग। यहाँ तो आपस में ये लोग जो लैंडिंग बोरोइंग कर रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन द परसेंटेज क्या होगा, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, सामने रिस्क कितना है, इसका प्रोफाइल क्या है, एंड सो मैनी फैक्टर्स। सो इट इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने सिर्फ अलाउ किया कि ऐसा करेंगे तो कॉर्पोरेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिलेगा, ही विल बी एबल टू डू सम बिजनेस, इकोनॉमी ग्रो करेगी। The next topic is reverse repo rate, but let us take a break for 5 minutes and then we'll learn about reverse repo rate.
So we just finished learning about repo rate. रेपो रेट क्या था? क्लाइंट्स बोरो शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम आरबीआई यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल। तो स्टेट बैंक वाला ये कह रहा है कि मैं जिसे गिरवी करके पैसा उधार में लूंगा, रिजर्व बैंक को मजा आ रहा है कि ब्याज में मैं पैसा कमाऊंगा, आई विल अर्न इंटरेस्ट। सो देन व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? उसका उल्टा हो जाएगा। ये जो एक्टर्स थे, इधर ए यहां पर था, वो आ जाएगा इस तरफ। रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई अगर सोच लीजिए कि बोरोवर बन जाए, इट बोरोज शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द क्लाइंट्स यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल। सपोज वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेल करे ये लोग 100 करोड़ में, और फिर मैं वापस बायबैक कर लूंगा सपोज 104.90 लाख रुपीज में। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्याज में पैसा कमाऊंगा, दे विल अर्न द मनी। प्रॉपर फ्रेज यहां पर ये होगा, हम ये नहीं कह सकते आरबीआई बोरोज फ्रॉम क्लाइंट्स, भाई वो तो बैंकर का बैंक सबसे बड़ा बैंक है। सो प्रॉपर फ्रेज इज क्लाइंट्स डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के पास एक्सेस डिपॉजिट आ गए हैं, कोई बोरो कर नहीं रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी उसने खरीदनी थी, उसने खरीद ली। सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस व्हाट विल इट डू? आरबीआई में पैसा पार्क करेगा और उस पर आरबीआई उसको जो इंटरेस्ट रेट पे करेगा, जैसे ऑर्डिनरी कस्टमर को ये लोग फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का खेल जैसे चलता था, सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिटिंग द सरप्लस फंड्स इन आरबीआई, उस पर जो उसको इंटरेस्ट अर्न करने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ये पूरा काम होता है आरबीआई के कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई-कुबेर। वहां पर उन्होंने दो विंडो बनाई है। विंडो मतलब ऑनलाइन टाइप की फैसिलिटी, जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी LAF, ईयर 2000 से शुरू करता है। उसकी एक विंडो मतलब ये जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, उसकी एक विंडो ऐसी है जहां पर रेपो ऑपरेशन होते हैं। रेपो रेट वो हमने समझा कि क्लाइंट बोरो मनी फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम आरबीआई और 5.15% इंटरेस्ट चार्ज होता है। मित्रों, ये रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, और वो क्यों, वो भी हम लोग देखेंगे इन द फ्यूचर व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी तक हम पहुंचे, मतलब आफ्टर 1 और 2 लेक्चर्स। सो देयर इज रेपो रेट, एक विंडो ये था। एडिशनली एक और विंडो बना दिया है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यानी LTRO। वैसे LTRO मतलब इट हैज नॉट एलिमिनेटेड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट। वो शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें तो कंटिन्यूड है, और अगर आपकी इच्छा हो मुझे 1 ईयर के लिए या फिर मुझे 3 ईयर के लिए पैसा बोरो करना है, तो दिस थर्ड ऑप्शन LTRO इज नाउ अवेलेबल, तो इट इज देयर। और साथ ही साथ ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ये एक और विंडो रिवर्स रेपो रेट, जहां पर क्लाइंट अपना एक्स्ट्रा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं और उनको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4.90। ये 4.90 अलग से कोई डिसाइड नहीं करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारा जो भी रेपो रेट होगा, अभी है 5.15, तो उसमें 0.25% माइनस करो, जो जवाब आए 4.90, वो होगा हमारा रिवर्स रेपो रेट। सो इट इज नॉट सेपरेटली डिसाइडेड, इट इज लिंक्ड विद द रेपो रेट। सो ऑन पेज 26 बॉटम पार्ट पे एक तो फुल फॉर्म लिखो LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर जाओ पेज 27 में, वहां पर ये LAF रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में दिया है, वहां पे लिखना है एक जगह पर कैंट। वैसे वो नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाजू में मैंने कैंट लिख के रखा था, सो फॉर सम रीजन अननेसेसरी ब्लैंक बन गया। एनीवेज प्लीज डू दिस। So Shivam, Abhishek, Gaurav, Himanshu, Kamal, Jawahar and others, this is done. Liquidity adjustment facility, वैसे इन सब टर्म का हिंदी क्या होगा? ऐसा नॉट ग्रेटली रिक्वायर्ड। रेपो रेट मतलब पुनः क्रय अनुबंध, इवन इन हिंदी यू कैन राइट रेपो रेट, और उसमें मेंस में कुछ गलत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। उलट पुनः क्रय अनुबंध, ये तो पढ़ के शायद उसको एग्जामिनर को भी चक्कर आ जाए कि वो क्या चीज होती है, सो सिंपली यू कैन से रिवर्स रेपो रेट। सो वी लर्न अबाउट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सेपरेट विंडो एक और भी है जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो विंडो बाद में 2011 में क्रिएट किया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना है, और उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द SLR कोटा यूज करनी है, तो इमरजेंसी केस के लिए। सो व्हाट इज MSF? उसका परसेंटेज अलग से डिसाइड नहीं होता, वो जो भी आरबीआई का रेपो रेट है 5.15%, उसमें आप प्लस 0.25% ऐड करो तो आपको मिला 5.40, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इंडिपेंडेंटली देयर इज वन बैंक रेट ऑल्सो, जिसके बारे में हमने आगे देखा। उसका परसेंटेज क्या होगा? वेल, फ्रॉम 2012 आरबीआई ने बोला जो भी ये MSF का परसेंटेज होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट बैंक रेट का भी होगा। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन थ्रू दिस ई-कुबेर प्लेटफॉर्म।
यहाँ पर ये रेपो रेट, उसमें आप अगर प्लस 0.25 करें तो आपको ये मिलता है एमएसएफ, और माइनस 0.25 करें तो आपको मिलता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये मतलब एक हाईवे और उसके दो साइड पर ये जैसे कि एक गलियारा बन गया, जिसको आप बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। मॉनिटरी पॉलिसी का कॉरिडोर मतलब क्या, ये रेपो रेट और उसकी दो साइड पर ये रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, इनके बीच आपस में कितना अंतर है, दैट इज 0.25%। दैट इज द विड्थ अमॉन्ग दिस थ्री रेट्स, 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट। वैसे आपको ये लगे सर ये तो इधर भी 0.25 है तो टोटल 0.50 नहीं बोल सकते, नो, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये ऐसी बात है, अगर कोई आपको बोले 15 kg का डंबल सेट तो उसका मतलब क्या, वो टाइम्स 2 दो डंबल सेट की बात कर रहा है। बट एनीवेज, सो लाइक दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज सिंपली, अभी याद रखो 0.25%, या आप उसको बोल सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट, वो अभी अपना पॉलिसी कॉरिडोर का विड्थ, चौड़ाई है। 1% में होते हैं 100 बेसिस पॉइंट, तो 0.25 में कितने होंगे, 25 बेसिस पॉइंट। अब प्रश्न होगा सर ऐसा क्यों किया होगा, वाई दिस 0.25%, इसको 0.1 क्यों नहीं रखा या फिर 0.50 क्यों नहीं रखा। वेल देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये सब विंडो से तो आरबीआई पैसों का ट्रांजैक्शन करता है, बट आरबीआई के बाहर भी बैंक आपस में उधारी करते हैं। सपोज एक्सिस बैंक वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक दिन के लिए पैसा बोरो करके लेके आए, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, दिस इज एन इंटर बैंक बोरोइंग, और वो इंटरेस्ट रेट होगा उसको बोला जाता है कॉल मनी रेट। सिमिलरली सपोज एक्सिस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 से लेकर 14 दिन के लिए पैसा बोरो करे तो उसको जो इंटरेस्ट रेट वो पे करेगा उसको बोलते हैं नोटिस मनी रेट। नाउ व्हाई वुड दिस बैंक्स लैंड एंड बोरो मनी फ्रॉम ईच अदर, इनको तो डिपॉजिट में ढेर सारा पैसा आता है, दैट इज करेक्ट, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सीआरआर एसएलआर के कंप्लायंस जो 15-15 दिन में करने होते हैं, एंड सडनली उसी वक्त कोई डिपॉजिट लेने के लिए आ गया, कोई एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए आ गया, सो दे विल हैव सम मिसमैनेजमेंट टेम्पररीली, उसको एड्रेस करने के लिए आपस में एक दूसरे को लोन में पैसा देते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉल मनी एंड नोटिस मनी रेट्स। वो रेट कौन डिसाइड करता है, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, वो तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विल डिसाइड दोज रेट्स। सो सपोज इमरजेंसी में ये आपस में एक दूसरे को करते हैं और उसका मान लीजिए रेट चल रहा हो कुछ, सपोज 5% चल रहा है, और इधर एमएसएफ का रेट वो भी ऐसा ही है कि इमरजेंसी में कोई बैंक को चाहिए तो आरबीआई पैसा देगा, सपोज वो उसका 12% शुरू कर दे आरबीआई वाला, तो कोई बेवकूफी बैंक होगी जो उधर जाएगी, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपस में ही कर देंगे भाई 5-5% में देख लेते हैं। सो देयरफॉर आरबीआई ने भी लिमिट में रहना होता है कि पैसा चार्ज करेंगे, बट देयर विल बी सम लिमिट, सो दे विल डिसाइड द रेपो रेट, और आपस में ये जो विड्थ है वो थोड़ी इतनी इतनी रखते हैं। सो दिस पॉलिसी कॉरिडोर वो 1%, 0.50%, 0.25%, वो दे विल एडजस्ट इट, दे विल कैलिब्रेट इट डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस कॉल मनी मार्केट इज ऑपरेटिंग, यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर वो कुछ कम ज्यादा करेंगे टू इंश्योर अ बेटर ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, नो बैंक विल कम फॉर एमएसएफ, वो तो आपस में इंटर बैंक बोरोइंग कर लेंगे ना, व्हाई हाउ वो सब पीएचडी हमको करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम यहाँ से सिर्फ इतना पूछ सकते हैं आपको, व्हाट इज पॉलिसी कॉरिडोर और उसकी कितनी विड्थ है, दैट मच इज सफिशिएंट। हाउ दैट विड्थ इज डिटरमाइंड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम। सो ऑन पेज 28 ये सब फिलअप करना है आपने। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब क्या, वहां पर आप एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में रख के यू बोरोड द मनी, एंड सेकंडली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसका इंटरेस्ट रेट इज हायर देन रेपो रेट, क्यों, क्योंकि एमएसएफ इक्वल रेपो परसेंटेज प्लस 0.25%। और ये सब काम होता है वो किधर से होता है, आरबीआई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई-कुबेर। एंड आफ्टर दैट एक दो पैराग्राफ बाद आप लिख दीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। आई थिंक 1 minute should be more than sufficient for this. Thirty more seconds. Alright, so it is done. So now we are done with the quantitative tools में CRR खत्म, SLR खत्म, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर दो चीज होती हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, वो खत्म, अलग से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अलग से बैंक रेट, डन। The next two topics are open market operation and operation twist. And I again repeat, Wednesday को वीकली क्विज होगी,
तो ये जो भी पढ़ रहे हैं उसको रोज का रोज दूसरी सुबह तैयार करते रहो. सो नाउ वी आर एट द ऑपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब तक हम लोगों ने देखा ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हर एक जगह पर क्या था, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोलेटरल के स्वरूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखती थी. एंड देयर वाज अ प्रॉमिस टू रीपरचेज द थिंग बाय आइदर पार्टी एट अ गारंटीड परसेंटेज. इतने पैसों में वापस बायबैक करूंगा ऐसी शर्त के साथ इसको बेचा जाता था. एंड दैट टाइप ऑफ थिंग वो तो हमने अब तक पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ये ऐसी प्रक्रिया, खुले बाजार की क्रिया है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग और सेलिंग परमानेंटली हो जाता है. बस दे दिया, आप वापस नहीं खरीदेंगे. नो प्रॉमिस टू रीपरचेज और बाय बैक दैट सिक्योरिटी. वापस खरीदने का नहीं, ये आपको दे दिया और हमको पैसा दे दो, तुम अलग और हम अलग. बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा. ब्याज जो भी है वो तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट रेट पे करेगी. सो अगेन वी कम बैक टू दिस. वैसे तो समझ लिया कि गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना था, 100 करोड़ की सिक्योरिटी थी, आरबीआई ने इकोबेयर प्लेटफॉर्म से सेल किया. सपोज 10 करोड़ की प्राइमरी डीलर ने ली, 20 करोड़ की स्टेट बैंक ने ली और बाकी 70 करोड़ की आरबीआई के पास अपने पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अनसोल्ड थी, उन्होंने खरीद ली. तो लाइक दैट आरबीआई हैज अक्वायर्ड सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद के पास रखे तो सामने 8% के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बैक. एनीवेज, हाउ टू फाइट द इन्फ्लेशन यूजिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन? वेरी इजी. इन्फ्लेशन मतलब सपोज 1 किलोग्राम ऑफ ऑनियन आर सेलिंग फॉर 150 रुपीज एंड सपोज उसके सामने लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ये लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है. वेल समहाउ यू हैव टू कट 1 or 2 हैंड्स. तो सिचुएशन 1, सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 70 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है. सामने बाजार में सपोज पब्लिक के पास, मतलब ये बैंकों के पास, सपोज दे हैव सम 30 करोड़ रुपीज एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ मनी सप्लाई एंड सपोज उसके चलते ऑनियंस आर सेलिंग फॉर सो मच डिमांड एंड 150 रुपीज. इन सच सिचुएशन टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन आरबीआई ने मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होगा. कुछ पैसा वो अपनी तरफ वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच ले. इज इट पॉसिबल? यस. सपोज ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसमें से मान लो 10 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सेल कर दे. यानी कि ये जो एकाध हाथ था उसके पास जो पैसा था, दैट जेंटलमैन और दैट बैंक और नॉन बैंक, उसने वो चीज खरीद ली. तो उसके हाथ से पैसा चला गया. किधर चला गया पैसा? दैट हैज गॉन विद द आरबीआई. यानी आरबीआई के पास जो 70 करोड़ की सिक्योरिटी थी उसे कम होकर 10 करोड़ की बची. ऑन द अदर हैंड मार्केट में जो 30 करोड़ रुपीज थे उसमें से एक हाथ कम हो गया एंड दैट मीन्स नाउ ओनली 20 करोड़ आर लेफ्ट. क्योंकि उतना पैसा, दोस 20 करोड़ या 10 करोड़ आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया है. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? अगर मार्केट में पैसा कम हो गया तो लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे. कल रात हमने देखा था. एज अ रिजल्ट द डिमांड विल डिक्लाइन एंड एज अ रिजल्ट ये जो ऑनियन पहले 150 रुपी में सेल होते थे अब 100 रुपीज में सेल होंगे. सो वी हैव कंट्रोल द इन्फ्लेशन यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं वो पूरी चीज, हाउ इट अफेक्ट्स बॉन्ड यील्ड एंड अदर थिंग्स, वो समझ सकते हैं. बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम, सो विल नॉट वेस्ट टाइम. बस इतना याद रखो. सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, 1 kg ऑनियन सेलिंग फॉर 150 रुपीज. तो नंबर 1, आरबीआई क्या कर सकती है? अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको वो सेल करे और बाजार से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करे. आरबीआई आपको सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपसे क्या लेगा? आपका पैसा खींच के ले जाएगा. सो इफ दिस इज गॉन तो क्या होगा? लेस मनी इज लेफ्ट इन मार्केट. तो बाकी जितने पैसा बचा, सो नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई और एक्सिस क्या सोचेंगे? विद इन दिस मच मनी वी वांट टू मेक मोर, मेक कीप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो सपोज पहले वो 12% में लोन देते थे, बढ़ा के कर सकते हैं मे बी 15%. एंड एज अ रिजल्ट जो लोन लेकर कुछ काम कर रहे होते, नया होटल बनाना या कोई स्विगी से क्रेडिट कार्ड में ऑनियन वाला पिज्जा खरीदना था, वो डिमांड कम हो जाएगा. डिमांड कम हो जाएगा तो अपने आप प्राइस कम हो जाएगा प्रोडक्ट्स का. सो इन्फ्लेशन विल बी फॉट. इन अदर वर्ड्स, टू फाइट द इन्फ्लेशन, इन लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचूंगा, शक्तिकांता दास बोल रहे हैं, और बाजार से पैसा खींच लूंगा. मनी सप्लाई रिड्यूस, देन इन्फ्लेशन इज फॉट. ऑन द ऑपोजिट साइड, हाउ टू फाइट द डिफ्लेशन? अपस्फीति या चीजें बहुत सस्ती हो जाए. सपोज 1 किलोग्राम ऑनियन सेलिंग फॉर ओनली 5 रुपीज. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. फार्मर को आत्महत्या करनी होगी, बहुत सारे फार्म लेबरर को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ऐसी परिस्थिति में आरबीआई क्या कर सकता है? टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑनियंस. सपोज उस केस में सम ऑफ दिस बैंक एंड नॉन बैंक्स, उसमें जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो थोड़ी कहीं पर रखी हो, आरबीआई वाइल बाय दोस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो सामने आरबीआई उनको क्या देगा? पैसा देगा. और वो जो पैसा या लिक्विडिटी आरबीआई से जाकर मार्केट की तरफ चला गया तो मोर मनी, तो मतलब क्या होगा? चीपर लोन्स और फिर हायर कंजम्पशन, और फिर लोग क्रेडिट कार्ड से भी सस्ता ही है अब तो, इंटरेस्ट रेट कम हो गया. लेट अस ऑर्डर समथिंग फ्रॉम जोमेटो. डिमांड बढ़ेगी ऑनियन पिज्जा की, 5 रुपए की चीज 30 रुपीज में हो जाएगी. सो टू फाइट डिफ्लेशन, गवर्नर बोल रहे हैं इन लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूंगा, बदले में इनको पैसा दूंगा, और मनी सप्लाई बढ़ा तो लोन सस्ते हो जाएंगे और डिफ्लेशन से लड़ सकते हैं. सो ऑन पेज 35 दिस थिंग्स आर गिवन. मार्केट ऑपरेशन, उसमें एक ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने देखा.
उसमें लिखिए अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई क्या करेगी, आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो आपको सामने क्या देगी, पैसा देगी, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या करेगी, आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको सेल करेगी और आपका पैसा ले लेगी। So money supply will be reduced and inflation will be fought. इन द रियल एग्जाम सपोज कुछ पूछा जाए तो देर इज क्वेश्चन पेपर के एंड में होती है स्पेस फॉर रफ वर्क, वहां पर आराम से आप कुछ रिजर्व बैंक मार्केट आपस में चित्र बना के देन यू पीसफुली रीड द थिंग्स, इंटरप्रेट देम और गलत स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करें एंड यू विल अराइव एट द आंसर। तो ऐसा नहीं कि दिमाग में ये सोच के करना है, वो तो दिमाग में सोचने पर यू मे इवन मेक सम मिस्टेक। सो रफ वर्क में आप करिए एंड देन यू सॉल्व द थिंग्स। सो शिवम पुनति ज्ञान प्रसाद रानी गुप्ता एंड अदर्स दिस इज डन एंड आई एम श्योर यहाँ से कुछ पूछा तो होगा। हाँ 2013 में प्रीलिम में यूपीएससी ने पूछा इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू व्हाट, बोरोइंग बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई नहीं, बोरोइंग के लिए तो बैंक रेट एमएसएफ रेपो वो चीजें अलग है। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू द इंडस्ट्री एंड ट्रेड, वो तो मतलब लैंडिंग उसको लोन ही बोलते हैं, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं बोलते। व्हाट अबाउट द सी ऑप्शन परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, हाँ वो सही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो सी विल बी द आंसर। सो अगेन इजी क्वेश्चन, रियल एग्जाम में 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं एंड इट शुड बी अवर टारगेट कि वो तो अपने टाइम्स 2 मतलब सपोज 80 मार्क उतना तो हमारा सिक्योर होना ही चाहिए। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, और ये 2012 में पूछा था एंड हियर आई विल गिव यू 2 minutes, 1 minute 20 seconds भी नहीं, 2 minutes, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है तो आराम से सोच के आप बनाइए। इवन इन रफ वर्क यू कैन डू समथिंग ऑन योर पेन एंड पेपर। ऑलराइट, सो कांग्रेस अनमोल, वागेश्वरी, सनम, हर्षवर्धन, नूर, श्रवण, मयूर कुमार, संदीप, भूषण, संध्या, प्रीति, अनिर्बन, वरुण, अदिति, रुचि, सचिन, देव, अभिजीत, विकी, मनीष, देन गिरीश, आदित्य मिश्रा, सुभद्रा पाटिल, गोपाल श्रीवास्तव, राजीव, शिल्पी, राहुल, अविरल, निशांत, नूर एंड अदर्स। यू हैव टेक द करेक्ट आंसर, लेट अस चेक। 1% लोगों ने बोला कि वो स्किप करेंगे। वैसे इन रियल लाइफ सपोज 3-4 स्टेटमेंट है एंड सपोज यू आर स्पेंडिंग लेट अस से सम 1 minute 30 सेकंड या 2 minute और फिर भी दिमाग में वो बैठ ही नहीं रहा, यू आर कन्फ्लिक्टेड, ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, तो बेटर उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 मिनट हम लगाए। एनीवे, सो नाउ इट इज आस्क्ड, सो लेट अस सॉल्व दिस। प्रश्न ये है 2012 प्रीलिम का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो इसमें आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा, दिमाग में विजुलाइज करो। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और वो सेल कर रही है और सामने मार्केट में पैसा है। सो देन व्हाट विल हैपन, सपोज ये 2 बंडल सिक्योरिटी के बेचे तो सामने 2 बंडल नोट के उसने अपने पास वैक्यूम की तरह खींच लिए एंड देन सिक्योरिटीज दे वर सोल्ड। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा, रादर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बंडल तो थे वो तो आरबीआई ने खुद ले लिया, नाउ देयर इज ओनली 1 बंडल ऑफ मनी लेफ्ट। So sale of government security to the public by central bank will result in decreased money supply. पैसा कम होगा सिस्टम में से। So sale of government security will not result in increase of the money supply. So fourth option is wrong. तो यानी B eliminated, D eliminated. तो बाकी बचते हैं अब ऑप्शन A और C, दोनों ही जगह पर आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉमन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक।
So will it increase the money supply? Well yes, अभी थोड़ी स्लाइड पहले हमने देखा, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो आरबीआई अपना पैसा बाजार में दे देगा, राइट? सो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द मनी सप्लाई, चीपर लोन, हायर कंजम्पशन, डिफ्लेशन से लड़ सकते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसको तो हमने मान ही लेना है। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली राइट एंड नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स कि ये थर्ड स्टेटमेंट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तब दिमाग में ऐसे विजुलाइज करो, आरबीआई एक तरफ है और सारी दुनिया दूसरी तरफ है। आरबीआई से पैसा दुनिया की तरफ जाए, देन इट इज इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। सो दैट मीन्स इवन गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई, तो मनी सप्लाई तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि दुनिया की तरफ पैसा जा रहा है। तो प्रीमा फेसी हाँ करेक्ट ही लगता है, बट उसको टेक्निकली समझते हैं। कल रात हमने पढ़ा था आरबीआई एक्ट में कुछ लिखा है कि आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट, उसकी जिम्मेदारी है मनी सप्लाई की, और उसके लिए जो सिस्टम पूरी थी कि एसेट साइड में आरबीआई के पास गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 1 रुपए के नोट और बाकी सभी सिक्के, कुल मिला के जितना होगा सपोज 23,000 बिलियन रुपीज, तो उसका मतलब लायबिलिटी साइड में उतनी कॉइन और करेंसी सर्कुलेशन में वो घुमाएंगे। नाउ इन दिस सिनेरियो सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा 700, सपोज गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है और वो आरबीआई से बोरो करती है तो सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। सो सपोज ऐसा करने पर 23,000 में और 700 का ऐड हो जाता है, सपोज 700 बिलियन एक्स्ट्रा एडेड इन द एसेट पार्ट ऑफ आरबीआई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन आरबीआई एसेट साइड अगर इंक्रीज होगी तो सामने इक्वल में लायबिलिटी साइड में भी 700 बिलियन रुपी का मनी सप्लाई, लायबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज इन आरबीआई बैलेंस शीट, यानी कि करेंसी सर्कुलेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। So therefore borrowing by the government from the central bank, well yes, वो भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। सो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। Now what about the fourth statement? अगर 1 and 3 आर करेक्ट तो उसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट, चलो वो तो बराबर है। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट बोलता है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक। याद करो, अगर जनता बैंकों में ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेगी देन ऑब्वियसली M1 इंक्रीज होगा, M3 इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग की टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, एंड एज अ रिजल्ट बैंकिंग नेटवर्क और लोनिंग एक्टिविटी के हिसाब से मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, एंड मनी सप्लाई शुड इंक्रीज। सो द सेकंड स्टेटमेंट डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, तो क्या ये बात सही नहीं? डज इट नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? आफ्टर ऑल वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा था, अगर बैंकों में ज्यादा पैसा जाएगा, बैंकिंग हैबिट्स आर इंप्रूव्ड, देन फ्रैक्शनल रिजर्व लैंडिंग के हिसाब से M3 और बढ़ता जाएगा। वेल दैट इज करेक्ट, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जहां पर 1, 2 एंड 3 आर गिवन टुगेदर। हमने एलिमिनेशन से तो एलिमिनेट कर दिए, बी एंड डी आर गॉन, और बाकी जो बचा उसमें तो ऐसे ही ऑप्शन है 1 या 1 एंड 3। देयर इज नो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट। तो वैसे तो सेकंड स्टेटमेंट भी इट अपीयर्स करेक्ट, बट ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो कम गलत है वही हमने टिक करना है। सो वी हैव टिक सी ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन, वी मस्ट टिक। ये 2012 में जब एग्जाम खत्म हुई उसके बाद ऑनलाइन फॉरम में लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, जस्ट लाइक कि आपके चैट बॉक्स में कुछ लोग आपस में लड़ जाते हैं। फिर ऑफिशियल आंसर की उस जमाने में यूपीएससी डिक्लेयर नहीं करती, बट आरटीआई में कुछ लोगों ने हासिल किया। सो दिस इज बुकलेट सीरीज ए, उसका क्वेश्चन 77 था ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा, और उसका आंसर क्या है 77 में? सी इज द आंसर, 1 and 3 आर करेक्ट। सो द पॉइंट इज, समझने की बात यह है, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से जाओ तो अपना जितना डिलीट हो गया बी एंड डी, तो बाकी जो है उसमें से आप कुछ टिक करिए। डू नॉट ओवर थिंक लाइक बीरबल की खिचड़ी की ये होगा फिर ये होगा। एंड सेकंड लेसन इज डू नॉट वेस्ट टाइम डिबेटिंग द आंसर की इन द ऑनलाइन फॉरम। ये चैट बॉक्स में अभी जो लोग डिबेट कर रहे हैं, जिसको जो मानना है वही मानेगा, आप उसको कन्विंस कर नहीं सकते। एंड सेकंडली आफ्टर 1 year यू विल बी एट सम अदर प्लेस एंड दोस पीपल विल बी एट सम अदर प्लेस। तो आपस में झगड़ा करके किसी को हराने जिताने का मतलब नहीं। सपोज आपको लगे ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया है एंड एज पर द बुक एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग, देन व्हाट यू कैन डू, यूपीएससी ने एक सिस्टम बनाया कि विद इन 7 days ऑफ प्रीलिम उसका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वहां पर आप रिप्रेजेंटेशन की ये क्वेश्चन गलत है या इसके मल्टीपल आंसर है, यू शुड कैंसल इट, ऐसा आप ऑनलाइन उसमें फरियाद कर सकते हैं। सो यू शुड फाइल द कंप्लेन देयर इफ यू फील दैट सर्टेन क्वेश्चन इज रॉन्ग। हम लोग आगे एक चीज पढ़ेंगे, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। मतलब कोई भी जिम्मेदारी लेता नहीं, नो बडी फाइट्स रिप्रेजेंटेशन, ऐसा सोच के वो तो दूसरे लोग फरियाद करें, मुझे क्या फरियाद करनी, और ऐसा करने में ही 7 दिन की डेडलाइन खत्म हो जाती है, और यूपीएससी इतने सालों से लॉर्ड कर्जन की तरह वो रेयरली दे विल कैंसल एनी क्वेश्चन। ऑफ कोर्स कुछ बार गलत लगते हैं प्रश्न, बट देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन सो इट हैपेंस। एनीवेज लेट अस मूव फर्दर। एक और प्रश्न, इनमें से कौन सी चीज मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट है? यहाँ पर भी लेट मी राइट द ई ऑप्शन, स्किप।
संजय, रोहन, ज्योति, फरहान, मुताहिर, पूर्वी, हर्षवर्धन, प्रसाद, राजीव, स्वप्निल, प्रियंका, परमजीत, ध्रुव, जलज, शिल्पी, कान्हा, अजीत, हर्षल, गौरव, त्रिपुरी, केशव, आकांक्षा, विपुल, संजय, आंचल, सतपाल, वीरल, सार्थक and many others. Alright, so Girish, Aditya, Subhadra, कोपल, राजीव, शिल्पी, राहुल, अविरल, निशांत, गुरप्रीत, अब तक जितने एमसीक्यू देखे उसमें आपने मैक्सिमम करेक्ट क्लिक किए हैं, सो माय अप्रिशिएशन टू यू। सो इन 2015 प्रीलिम क्वेश्चन इज कंसीडर फॉलोइंग करके चार आपको चीजें दी हैं। विच ऑफ द अबव आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट में हमने टू लेके करके जो पढ़ रहे थे वही चीज पूछी आपको। बैंक रेट है हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन है हाँ, सो दैट मीन्स 1 and 2 आर करेक्ट। ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, सी ऑप्शन, जहां पर 1 and 2 है। व्हाट अबाउट द डी ऑप्शन? डी ऑप्शन में 1 है बट 2 नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन उसमें 2 है बट 1 नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऑप्शन उसमें 1 है बट 2 नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो बाय एलिमिनेशन यू गो थ्रू इट। आपको ये हो सकता है आपको पता ही नहीं हो सर ये पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू क्या है। इट डजंट मैटर, जो एमसीक्यू सेट उसने किया है वो इस तरह से है कि इवन थ्रू द एलिमिनेशन मेथड यू कैन अराइव एट द राइट थिंग, बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन वेयर बोथ दीस थिंग्स आर टुगेदर। वैसे अब नाम सुना ही है तो क्या है, पब्लिक डेट मतलब सरकारी ऋण, पब्लिक रेवेन्यू मतलब वो जो करादान में टैक्स में जो पैसा आता है, वो सब चीजें क्या है, दे आर पार्ट ऑफ फीजल पॉलिसी। सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है, गवर्नमेंट अपने बजट से बनाती है उसमें, एंड दैट वी विल लर्न इन द पिलर नंबर 2। सो अगेन इट इज आई वुड क्लासिफाई एट अमंग द इजी क्वेश्चंस। खैर, तो हमने ये ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लिया। उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और नया टूल है ऑपरेशन ट्विस्ट, बट उसको समझने से पहले लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली थोड़ा लंबा चलेगा।
सो वी आर हियर आरबीआई, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके टूल्स में ओपन मार्केट ऑपरेशन और उसी की सब कैटेगरी ऑपरेशन ट्विस्ट दैट वाज डन इन 2019। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इट इज जस्ट दिस ऑपरेशन ट्विस्ट, इट इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ दूसरे बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, 3-4 कंसेप्ट, वो एक एक करके समझते हैं। वैसे तो ये आगे भी मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया। बोरोवर्स, सपोज गवर्नमेंट को पैसा लेस देन 1 ईयर के लिए बोरो करना है तो वो बाजार में ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉर्पोरेट सेक्टर को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना, इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, अडानी, तो वो क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स। आपस में क्या डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो चीजें और समझनी होंगी वो पिलर 1C सेबी शेयर मार्केट में देखेंगे। सो ओके, दीज आर टूल्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सपोज लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधारी में लेना है फॉर 1 ईयर और हायर, तो गवर्नमेंट इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सॉवरेन बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट्स इशू करेंगे बॉन्ड या डिबेंचर। ऐसा दे आर ऑलमोस्ट लाइक सिनोनिम्स। यूजुअली सपोज गवर्नमेंट उसको पैसा बोरो करना है तो वहां पर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब पैसा वापस नहीं करना, तो वो दैट इज ऑलमोस्ट नील। गवर्नमेंट विल डेफिनेटली रिटर्न योर मनी बैक। सो द रिस्क इज लो एंड देयरफॉर गवर्नमेंट विल ऑफर यू लेस इंटरेस्ट। क्योंकि रिस्क ही कम है तो गवर्नमेंट बोलेगी 6 to 8% ऑफर करता हूं मैं, लेना है तो ले, नहीं तो जा। ऑन दी अदर हैंड कॉर्पोरेट सेक्टर, वो जब इन्वेस्टर से पैसा मोबिलाइज करने की कोशिश करेगा तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हायर। शायद कॉर्पोरेट कंपनी बंद हो जाए जैसे किंगफिशर और बहुत सारे। सो देयरफॉर दे मे हैव टू ऑफर लिटिल हायर इंटरेस्ट रेट, हो सकता है 12%, 15, 20% इंटरेस्ट रेट ऑफर करें। So that is one concept. Second concept is called bond yield. Suppose गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया है, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब सिनोनिम है अभी के लिए, ऐसा मन में रखिए। 100 रुपीज हमको दीजिए, हम आप उस पर वी विल पे यू 8% इंटरेस्ट रेट, जिसको कूपन रेट भी बोला जाता है, एंड द वैलिडिटी टेन्योर इज फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर बेसिकली हम आपको 108 रुपीज वापस करेंगे। एंड सपोज द फेमस बीडे मास्टर, वो 100 रुपए देकर गवर्नमेंट से ये चीज बोरो करता है। इन दिस केस व्हाट इज द बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड का मतलब है इट इज द प्रॉफिट दैट एन इन्वेस्टर विल अर्न ऑन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड यील्ड क्या होगी? बीडे मास्टर का इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 रुपीज, और उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना होगा? 108। सो 108 माइनस 100 रुपीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 100 और टाइम्स 100% में जवाब चाहिए तो जवाब क्या मिलेगा? 8%। सो इन दिस केस बॉन्ड यील्ड इक्वल्स हाउ मच? 8%। बट सपोज ये तो तभी होगा जब ये 1 ईयर के लिए अपने हाथ में ये बॉन्ड को संभाल के रखे। बट इन बिटवीन इट मे हैपन, अरे देवा सोनू की कॉलेज फी भरनी है, इसकी एक डॉटर है उसका नाम है सोनू, एंड यूजुअली बीडे मास्टर ही ऑलवेज मेक सम मिस्टेक, तो अचानक से उसको याद आ जाए मुझे वो फी भरनी बाकी, बट उसने तो ये बॉन्ड खरीद के रखा है, देन व्हाट ही कैन डू? इमरजेंसी में किसी को सेल करना होगा बिकॉज गवर्नमेंट विल पे मनी बट दैट विल हैपन आफ्टर 1 ईयर। सो इन इमरजेंसी सपोज ही इज सेलिंग इट टू द फेमस जेठालाल, बट जेठालाल इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन, वो समझता है बीडे इज इन अ नीड, सो ही विल नॉट ऑफर हिम 100 रुपीज, वो ये बोलेगा मैं सिर्फ 90 रुपीज दूंगा, एंड स्टिल इन इमरजेंसी हो सकता है इसको सेल कर दे। सो नाउ व्हाट विल हैपन? 100 रुपीज का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब इधर क्या लिखा होगा बॉन्ड में? 100 रुपीज, वो फेस वैल्यू की चीज इट हैज बीन सोल्ड एट 90 रुपीज इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड टू द थर्ड पार्टीज। कार आपने फर्स्ट टाइम ली तो शोरूम से ली, फिर वो कार मिला में जाकर सेल करेंगे, वो क्या है? सेकेंडरी मार्केट। दैट हैज हैपेंड। 90 रुपीज में जेठा ने खरीदा। इन दिस केस व्हाट विल बी द बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है? इट इज द प्रॉफिट एन इन्वेस्टर अर्न्स फ्रॉम द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। जेठा का इन्वेस्टमेंट कितना है? 90 रुपीज, और वो अपने पास सपोज 2 महीने बाद इसने सेल किया था, तो मतलब फॉर 10 मंथ्स ही इज कीपिंग विथ हिमसेल्फ, तो गवर्नमेंट वो तो जिसके भी पास बॉन्ड है उसको पैसा वो 108 करोड़ देने वाली। सो जेठालाल विल अर्न हाउ मच आफ्टर 1 ईयर और 10 मंथ्स? 108 और माइनस इन्वेस्टमेंट कितना? 90 रुपीज डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100, बिकॉज हमको परसेंटेज में जवाब चाहिए तो जवाब होगा 20%। मतलब ये बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू पर तो हमको 8% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, बट जेठालाल का असल में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 20%, एंड दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड यील्ड। अब अगर हम लोग ऐसा एक टेबल प्रिपेयर करना शुरू करें कि ये सेकेंडरी मार्केट में 100 रुपीज के फेस वैल्यू का बॉन्ड अगर 100 रुपीज में सेल होता तो कितना यील्ड मिलता? 8%। 90 रुपीज में सेल करते तो कितना मिल रहा है? 20% यील्ड मिल रहा है।
सपोज 95 में सेल करो तो कितना मिलेगा 14, सपोज 80 में सेल करो 35। तो ये मतलब एक प्रकार से क्या दिखा रहा है, बॉन्ड यील्ड इट हैज एन इनवर्स रिलेशन विद द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अब बोल सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड इक्वल टू 1 अपॉन सेलिंग प्राइस। इन अदर वर्ड्स प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कम होगी, और प्राइस अगर कम होगा तो यील्ड ज्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पर प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो देखिए कैसे कैसे यील्ड वैसे इंक्रीज हो रही है कि 80 रुपए में जब सेल हुआ तो यील्ड दिखती है 35%। तो दिस इज अनदर कंसेप्ट। नाउ थर्ड कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सपोज बाजार में सिर्फ एक ही लेडी कस्टमर जाती है ऑनियन खरीदने के लिए, और सप्लाई डिमांड के हिसाब से 1 kg ऑफ ऑनियन इज सेलिंग फॉर 100 रुपीज। दिस इज सिचुएशन ए। सामने सिचुएशन बी, सपोज वो लेडी अकेली नहीं, साथ में कोई डॉक्टर, पुलिसमैन, वकील, मेनी पीपल हैव कम एंड एवरीवन इज डिमांडिंग ऑनियंस। तो डिमांड बढ़ गई, तो ये 1 किलो का ऑनियन वो सेलर क्या करेगा, नहीं अब तो मुझे जो 150 रुपी देगा उसी को सेल करूंगा। सो दैट मीन्स डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, मतलब डिमांड एंड प्राइस हैव डायरेक्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। नाउ ऑब्जर्व द फोर्थ कंसेप्ट। सपोज बाजार में सिर्फ एक ही बायर था बॉन्ड का, सेकेंडरी मार्केट में सपोज जेठालाल वाज द सिंगल बायर, और बीड़े मास्टर को इमरजेंसी में अपना बॉन्ड सेल करना था, राइट। फेस वैल्यू थी उसकी 100 रुपीज, बट ही वाज फोर्स्ड टू सेल इट फॉर 90 रुपीज। व्हाई? बिकॉज देयर वाज ओनली वन बायर, डिमांड कम थी। सो जेठा इज हैप्पी दैट बीड़े मास्टर हैज नो ऑप्शन, मैं तो ये 90 रुपी में खरीदूंगा चीज और मुझे 20% यील्ड मिलेगी। सो ही इज क्वाइट हैप्पी। बट सपोज अचानक से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास प्रकट हो जाए और वो बोले बीड़े मास्टर नाउ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बाय योर बॉन्ड्स। यानी ये क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, बिकॉज नाउ देर आर 2 बायर्स। तो ये मतलब ऑनियन वाला ही केस हो रहा है। नाउ देर आर 2 इंटरेस्टेड बायर्स, तो सेलर बीड़े मास्टर नाउ ही कैन नेगोशिएट द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड्स, क्योंकि अब डिमांड बढ़ी तो स्वाभाविक है वो प्राइस ज्यादा मांग सकता है। तो बोलेगा 90 नहीं, मैं तो 95 रुपीज जो मुझे दे उसको मैं एक बॉन्ड सेल करने को तैयार हूं। दैट मीन्स जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड का सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। फेस वैल्यू के हिसाब से तो वो 100 रुपीज ही है। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जो आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। सो ओके, दिस मच इज अंडरस्टूड। बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। अभी 1-2 स्लाइड पहले जो पढ़ा उसको वापस यहाँ पर मैं पेस्ट करूं। क्या हमने पढ़ा था, 100 रुपीज का था यील्ड 8%, 95 पर 14%, 90 रुपीज पर 20%, 80 रुपीज पर 35%। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है यील्ड कम होती है। देखिए 80 से 90 से 100 तो यील्ड कम हो रही है, 35 से 20 to 8, यानी कि प्राइस जैसे बढ़ेगा यील्ड वैसे कम होगी। यानी कि नाउ व्हेन देयर आर 2 बायर्स इन द मार्केट, ये जेठालाल इज नाउ अनहैप्पी। हट, मेरी जी से एक यील्ड खराब कर दी, क्योंकि उसका प्लान क्या था, ही वाज प्लानिंग कि मैं तो 90 रुपीज में खरीदूं मुझे 20% यील्ड मिले, बट अचानक से ये शक्तिकांता दास ने आकर मेरा गेम बिगाड़ दिया। नाउ ओनली 14% यील्ड इज पॉसिबल बिकॉज नाउ इट इज एट 95। यानी डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा तो यील्ड कम हो गई। सो नाउ जेठा विल फील बेटर, आई गो एंड इन्वेस्ट इन सम कॉर्पोरेट बॉन्ड। मुकेश भाई कोई 15% वाला चला रहे वो बॉन्ड, तो उसमें जाकर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एंड दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि ऐसा मैं ऑपरेशन ट्विस्ट खेलूं ताकि ये सब जो इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़ के उस तरफ जाए, कॉर्पोरेट को सस्ते में लोन मिले, इकोनॉमी ग्रो हो सके। सो नाउ लेट अस फोकस आवर स्पॉटलाइट ऑन मुकेश अंबानी। उसकी इच्छा है कि वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू करे और इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाए एंड ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस और एक्सपांड हिज बिजनेस। तो ये जो बॉन्ड उसने भी मान लीजिए 100 रुपीज का छापा है, हाउ मच इंटरेस्ट शुड ही ऑफर? उसने क्या 8% ऑफर करना चाहिए या 12% या 15%? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द कॉर्पोरेट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट? बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर मेजर फैक्टर की बात करनी हो तो एक होगा इन्फ्लेशन, महंगाई दर क्या है, उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, तभी पब्लिक इंटरेस्ट लेके उसमें इन्वेस्ट करेगी ना। वो वाई एंड हाउ वो पढ़ेंगे, बट पिलर 1C से अभी शेयर मार्केट में, तो अभी इसमें जाने रहे। सेकंड फैक्टर रिस्क या रेटिंग। जैसे मूवी का रेटिंग होता है कि 0 रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, अकॉर्डिंगली पीपल विल डिसाइड कि जाना है कि नहीं जाना है सिनेमा में। सिमिलरली देयर आर सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वो ये कंपनी की पूरी बैलेंस शीट और बिजनेस प्रोफाइल देखकर हो सकता है उसको AAA रेटिंग दे दे, या फिर अगर बकवास हो तो लोअर क्रेडिट रेटिंग CCC या D रेटिंग दे दे। उसका मतलब ये होगा इफ द रेटिंग इज लाइक CCC और D, इट मींस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई। ये बॉन्ड का पैसा शायद मुकेश अंबानी आपको वापस नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट नीड टू बी ऑफर्ड, तो हो सकता है 12 नहीं 18% ऑफर करना पड़े। सो दैट इज अ फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। हमने आगे पढ़ा सेविंग अकाउंट पे कितना मिलता है, सपोज 3%, फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है सपोज 6%। तो अगर मुकेश अंबानी सपोज 2% या 3 या 4% ऑफर करेगा तो जेठालाल इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। व्हाई शुड आई टेक रिस्क इन योर कंपनी? सेफेस्ट तो मैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल देता हूँ, मुझे 6.25% फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है। तो दैट मीन्स हायर द बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, तो मुकेश अंबानी ने उससे भी ज्यादा बॉन्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द हाउस होल्ड, सो दैट दे विल शिफ्ट देयर मनी फ्रॉम बैंक सेविंग और फिक्स डिपॉजिट टू कॉर्पोरेट बॉन्ड।
तो अगर फिक्स डिपॉजिट 6.25 चल रहा है तो डेफिनेटली इसने कम से कम 7-8 तो ऑफर करना ही होगा। एंड अनदर फैक्टर इज यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जेठालाल को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सपोज 14% या 20% दिख रहा हो तो वो सेकेंडरी मार्केट में ही खेलता रहेगा। फिर मुकेश अंबानी अपना नया कुछ भी इशू करे, दिस गाय विल नॉट बी इंटरेस्टेड। और अगर मुकेश ने उसको अट्रैक्ट करना है तो फिर हो सकता है वो ऑफर करना, मैं 35% इंटरेस्ट पे करता हूँ। सो यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो अगेन ऑब्जर्व द सीक्वेंस में देखिए ये सब टेक्स्ट स्पीच। पहला मुकेश अंबानी बोल रहे हैं प्लीज बाय माय बॉन्ड एंड आई एम विलिंग टू ऑफर यू 15% इंटरेस्टेड, और वो जेठालाल को ये सुना रहा है। और साथ में ये भी बता रहा है व्हाट एवर मनी यू गिव मी, वो सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल, उससे मैं नई फैक्ट्री बनाऊंगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। बट एट द सेम टाइम ये हमने अभी आगे देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सपोज 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रही थी, बट सेकेंडरी मार्केट में सपोज उसकी यील्ड चल रही थी 20% हाइपोथेटिकली। इन दिस केस व्हाट विल हैपन? स्पीच बॉक्स नंबर 5, जेठालाल इज सेइंग सॉरी मुकेश भाई, इधर तो मुझे गवर्नमेंट वाले में ही गेम खेलूंगा तो 20% यील्ड मिलता है, और वहां तो रिस्क भी एकदम कमी है कि गवर्नमेंट अपना मुझे पैसा वापस नहीं करे, वेरी लिटिल रिस्क इज देयर। आपके केस में तो ये जियो फोन और वो एजीआर और वो सब कंट्रोवर्सी चल रही है, सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गेट माय मनी और नॉट, सो आई विल इन्वेस्ट ओनली इन दिस पर्टिकुलर गेम। दूर से शक्तिकांत दास ये सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये नया फैक्ट्री बनाना है, इकोनॉमिक जॉब्स क्रिएट करने हैं, ग्रोथ लाना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड डिक्रीज करना मांगता है। आई मस्ट रिड्यूस दिस जीसेक यील्ड्स, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट। व्हाई ऑपरेशन ट्विस्ट? उसका यही ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड डिक्रीज करो सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर द कॉर्पोरेट्स टू बोरो मनी फ्रॉम बॉन्ड मार्केट। हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे? हाउ द ऑपरेशन ट्विस्ट वाज डन? यहां पर स्टेप 1, आरबीआई स्टार्ट्स बाइंग लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ 10 to 14 ईयर्स मेच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हो सकता है बीडी मास्टर जैसे कुछ एलिमेंट के पास हो, अफकोर्स वो तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इन रियल लाइफ द स्मॉल इन्वेस्टर वो उसमें जाएंगे नहीं, बट सपोज उसके पास है। सो आरबीआई विल बाय टोटल 10,000 करोड़ रुपए की ऐसी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। तो वही सिनेरियो जो था जहां पर पहले सिर्फ जेठालाल था, फिर जेठा के बदले ये आरबीआई गवर्नर भी आया और वो 90 रुपये का बॉन्ड 95 में अब बेचने की बात चल रही थी और यील्ड डिक्रीज होगी। दैट स्लाइड वी हैड सीन। वही बात की बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज होगी तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा सपोज 90 से 95, और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, हो सकता है 20% से कम होके हो जाए 14%। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? ये जो जेठालाल और दूसरे जितने भी इन्वेस्टर थे उनकी जो भी एरोगेंस थी कि वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यील्ड मिलता है तो उससे कम या पैरेलल इंटरेस्ट में तो मुकेश अंबानी को पैसा नहीं देंगे, वो उनकी एरोगेंस एकड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? बिकॉज नाउ इवन हियर दे आर सपोज गेटिंग ओनली 14% यील्ड, और मुकेश अंबानी बोला था भाई मैं आपको बॉन्ड पे 15% तो दे रहा हूं तो वो खरीदो। सो नाउ बाय माय बॉन्ड, मुकेश अंबानी सेइंग आई विल ऑफर यू 15%। पहले प्यार से बोल रहा था बट समझ नहीं रहा था, अभी ऑपरेशन ट्विस्ट में हाथ जो ट्विस्ट कर दिया आरबीआई ने, नाउ अब ये बोल रहा है ओके हाँ ठीक है मैं खरीदता हूँ। सो कॉर्पोरेट कैन बोरो द मनी मोर इजीली इन द बॉन्ड मार्केट, बट देयर इज ऑल्सो अ चैलेंज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? बीडे मास्टर से 10,000 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने खरीद ली। तो खरीद लिए तो बीडे मास्टर को क्या दिया होगा? पैसा दिया। पैसा दिया तो मतलब ये तो मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गया, एंड दैट मीन्स देयर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें भी लॉन्ग टर्म वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बॉन्ड यील्ड कम करने के लिए आरबीआई ने 10,000 करोड़ के बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदे, तो उस हिसाब से बाजार में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, वो हमने आगे सीआरआर वाले केस में देखा था। सो देन व्हाट टू डू? 10,000 करोड़ का माल अगर आरबीआई ने खरीदा है और सामने 10,000 करोड़ बाजार में दिए, तो किसी और इन्वेस्टर से 10,000 करोड़ रुपए एब्जॉर्ब कर लिए जाए, वो कर सकते हैं। हाँ, आरबीआई के पास अपने वॉल्ट में कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के मतलब 1 ईयर या उससे ज्यादा, बट ऑफकोर्स 10 to 14 ईयर से तो कम ही। यहाँ पर हम बोलते हैं जब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो वो रिलेटिव है, कंपेयर टू उससे लॉन्ग है या इससे शॉर्ट है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत कितना 10 साल का या 14 साल का, बट या तो शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल या उससे ज्यादा वाली किसी ये 2 इन्वेस्टर के पास है, आरबीआई उसको वहां से खरीद लेगा और सामने सॉरी तो वो आरबीआई के पास ऐसी शॉर्ट टर्म की कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट आरबीआई विल डू ऐसी 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज दूसरे इन्वेस्टर्स को वो सेल कर लेगा और उनके पास जो 10,000 करोड़ है वो खरीद लेगा। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? एक तरफ बीडे मास्टर से उन्होंने जो गेम खेला 10,000 करोड़ मार्केट में प्लस हो गए, तो सामने आरबीआई ने शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटी सेल की और बाजार से 10,000 करोड़ माइनस कर दिया। तो मतलब कि नेट इंक्रीज इन द मनी सप्लाई या नेट लिक्विडिटी इंक्रीज क्या हुआ? प्लस माइनस जीरो। ऐसा इसलिए हुआ, अदरवाइज क्या होता? मनी सप्लाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन में असर हो जाती।
सो दैट इज द ऑपरेशन ट्विस्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो फिर देयर इज अ गोल्डन रूल फॉर दैट, रट्टा मारो जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रॉट लर्निंग। पहला फैक्ट, 1961 में अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व, उसने ऑपरेशन ट्विस्ट ऐसा खेल वहां पर खेला था, एंड एज अ रिजल्ट इट इज कॉल्ड ऑपरेशन ट्विस्ट। उसमें कोई अमेरिकन सिंगर चबी चैकर का गाना भी था, उसके साथ उसको लिंक किया था वगैरह। बट डोंट वरी, यूपीएससी ऐसे आपको पॉप कल्चर क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्योंकि उनको पता है स्मॉल टाउन विलेज में वो सब पता नहीं होगा सबको कौन चबी चैकर वो पॉप सिंगर था कि नहीं। मैक्सिमम खींच के वो क्या पूछेंगे, वेयर वाज द फर्स्ट ऑपरेशन ट्विस्ट डन, देन वी नो द आंसर, बाय अमेरिकन सेंट्रल बैंक। सेकंड, 2019 में आरबीआई ने भी ऐसा किया, बट आरबीआई ने ऐसा नहीं बोला इट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो उसको बोलते हैं स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो तो जर्नलिस्ट ने बोल दिया इट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। What they are doing is central bank simultaneously buys and sells government securities of varying maturity. Long term वाला खरीद रहे हैं, short term वाला sell कर रहे हैं to adjust the yields. As a result, what will happen? It helps reducing the corporate bond debenture के जो interest rate है। Corporate bond और debenture वो असल में उसे सिनोनिम ही समझ ली। पहले क्या होता था, मुकेश अंबानी सपोज ही में हैव टू ऑफर सम 15 और 25%। अब क्योंकि yield के हिसाब से एडजस्ट हो गया, मे बी 15% ही ऑफर करे तो भी इन्वेस्टर मिल जाएंगे। सो easier to mobilize the investment, फैक्ट्री एक्सपेंशन होगा, जॉब जीडीपी ग्रोथ वो सब हो सकता है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट 2019 इट इज टू मेक द बोरोइंग चीपर फॉर द कॉर्पोरेट थ्रू द बॉन्ड मार्केट। बैंकों से सस्ते में लोन मिले, और वो सब ऑक्सिलरी में हो सकता है इनडायरेक्टली, बट प्राइमरी क्या है, बॉन्ड मार्केट में उनको जो बॉन्ड इशू करते वक्त महंगा ब्याज पड़ता था वो सस्ता हो सके। ऑपरेशन ट्विस्ट इज नॉट मेंट फॉर फाइटिंग इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ना इसका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सिर्फ कॉर्पोरेट की मदद करना। इट एंश्योर्स द बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इससे पहले आरबीआई 6 से कम करते करते सपोज 5.25% तक रेपो रेट तो उन्होंने रिड्यूस किया ही था, बट स्टिल लोन्स आर नॉट बिकमिंग चीपर फॉर द कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे कारण थे। ये किंग फिशर और मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों ने जो भी बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो बैंक वाले कॉर्पोरेट को लोन वैसे भी देने से हिचकिचाते थे, देवर हेजिटेटिंग। तो अलग से बॉन्ड अपने खुद से इशू करे और पैसा बोरो कर सके, ऐसा खेल करने के लिए आरबीआई ने उनको मदद करी है। यहाँ पर नेट लिक्विडिटी इट रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि 10,000 का जो खरीदा तो सामने 10,000 का सेल भी कर दिया, राइट, और उसके चलते +10K -10K जवाब इज 0। सो दैट इज ऑल दैट इज टू बी लर्न फॉर ऑपरेशन ट्विस्ट। आई थिंक वी हैव स्पेंड सम 25 to 30 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक। मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है, एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं आउट ऑफ 100 एमसीक्यू, दूसरे भी विषयों को न्याय देना होता है तो यूपीएससी इधर से 5 सवाल पूछेगी, और वो एक एमसीक्यू टिक करने के लिए जितनी डेप्थ में वो पूछते हैं उस हिसाब से तो आपके पास इतना ज्ञान है कि एटलीस्ट आप 50% एलिमिनेशन आउट ऑफ एबीसीडी तो कर ही सकते हैं। सो दैट मच यू हैव अंडरस्टूड। मेंस में ये प्रश्न पूछा जाए वैसे मुझे लगता नहीं, बट सपोज इवन इफ दे आस्क इट, वो 75 वर्ड्स या 150 वर्ड्स की शॉर्ट नोट, तो उसके लिए भी कंटेंट आपके पास है, दिस हैपनिंग। थोड़ा फिलर मटेरियल डालना होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ और ये वो प्रॉब्लम बैड लोन का था। सो बियॉन्ड दिस 500 जात के और परम्यूटेशन, व्हाट इफ एंड बट व्हाई, और बीरबल की खिचड़ी की शॉर्ट टर्म का सेल किया या बाय किया तो उस हिसाब से उसकी यील्ड पर क्या असर होगा, वेल दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम। सो 30 मिनट्स आर सफिशिएंट, उससे बियॉन्ड और भी 1 घंटे की भी क्लास कर सकते हैं, बट उसका कोई उपयोग नहीं। मित्रों, यहाँ पावर पॉइंट में मैंने सब फिक्शनल नंबर यूज किए, सीधा ही आपको हवा में 50-20-25% के यील्ड दिखा दिए, ताकि तुरंत वो आप दिमाग में विजुलाइज कर सके। हैंडआउट में मैंने ये मटेरियल डाला है, वहां पर रियलिस्टिक एक्चुअल नंबर डाले 625% यील्ड एंड सो ऑन, बट उसमें चिंता करने की जरूरत है कि पावर पॉइंट सही है वो सही, ऑफकोर्स हैंडआउट में मैंने वो जित दिया है, इट इज अ लिटिल मोर रियलिस्टिक, बट डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड द लॉजिक। और वो बेसिक मोटिव ही पूछते हैं यूपीएससी वाले, ऐसा नहीं कितना यील्ड बढ़ा या कम हुआ, दे विल नॉट वेस्ट प्रेशियस थिंग्स इन देयर। सो ऑन पेज 31 दिस थिंग्स आर गिवन। उसने क्या किया, आरबीआई ने आरबीआई ने पहले तो लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज को खरीदा ताकि यील्ड को वो एडजस्ट कर सके, फिर आरबीआई ने साथ ही साथ पैरेलली साइमल्टेनियसली शॉर्ट टर्म वालों को सोल्ड भी किया, एंड एज अ रिजल्ट दिस एंटायर थिंग वाज हैपेंड। और सबसे पहले किधर हुआ था, दैट वाज डन इन बाय यूएस फेडरल रिजर्व। Sold short-term securities, bought long-term securities.
So this is done. Harish, Ankita, Ruchi, Pradeep, Prasad, Shivam, Gyan and others. So we are here. क्वांटिटेटिव टूल्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन और स्पेशल टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको बोला ऑपरेशन ट्विस्ट। इसके रिलेटेड ये जो हमने टॉपिक पढ़ा बॉन्ड यील्ड, उसके रिलेटेड दो मिसलेनियस टॉपिक है। पहला यील्ड इन्वर्जन और दूसरा है नेगेटिव यील्ड। वैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जुड़े नहीं है, बट लास्ट ईयर द हिंदू में कई बार वो टॉपिक मेंशन हुआ था। सो जस्ट टू बी सेफ उसका बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। सो आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स फॉर प्रीलिम्स ओनली। कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, एक्सपांड करनी है, तो उसके दो तरीके। एक तरीका हमने अभी देख लिया, दैट इज डेट, यानी उधारी में ऋण में पैसा लाओ। इसके लिए बॉन्ड डिबेंचर कुछ इश्यू करो या बैंक से डायरेक्टली लोन में पैसा ले लो। यहाँ पर जो भी आदमी पैसा सप्लाई करेगा, मुकेश अंबानी उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करेंगे, सपोज 15%। सो दैट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव कि ये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, दे आर बाउंड टू रिपे यू विद दिस मच इंटरेस्ट। यानी कि ये बॉन्ड डिबेंचर दे आर कॉल्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, या उसको आप बोल सकते हैं कि बिकॉज दे हैव आर प्रोवाइडिंग यू फिक्स्ड इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसलिए जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन पीरियड जा रहा हो, व्हेन द कार सेल्स आर डाउन, मोबाइल सेल्स आर डाउन, इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, तो ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट भी पहले से कम होगा। ऐसी परिस्थिति में इट इज आइडियल टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स, क्योंकि कंपनी भले प्रॉफिट के हिसाब से कुछ ना दे पाए, बट दे आर कंपेल्ड टू गिव यू द इंटरेस्ट। उसके सामने इन्वेस्टमेंट का एक और भी तरीका हो सकता है, इसको आप बोलते हैं इक्विटी या पार्टनरशिप या शेयर सर्टिफिकेट। जब मुकेश अंबानी ये बोले कि मेरी कंपनी का 100% शेयर होल्डिंग है, उसमें से मैं आपको इतनी शेयर होल्डिंग देता हूँ और सामने मुझे आप इतना पैसा दीजिए, तो जो भी आदमी शेयर्स खरीदेगा वो होल्डर को शेयर होल्डिंग मिलेगी, और फिर ये कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उस प्रॉफिट में से उसे डिविडेंड मिलेगा। सपोज कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट किया, आपके पास 10% शेयर होल्डिंग है, तो उस हिसाब से मे बी यू कैन होप 10 रुपीज मुझे मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम शेयर होल्डिंग का मतलब ये है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो सपोज बॉन्ड में आपको 15% मिल रहा है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? वेल, ड्यूरिंग अ बूम पीरियड, जब इकोनॉमी बहुत तेजी में चल रही हो, लोग बहुत मोबाइल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, यू कैन होप कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसी परिस्थिति में लोग यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सपोज उनको लगे मुझे 20 रुपीज मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स, ड्यूरिंग द बूम पीरियड दिस इक्विटी टाइप ऑफ थिंग विल ग्रो मोर। तो हमने अभी क्या समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यूजुअली इफ इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो, कंपनी विल जनरेट मोर प्रॉफिट एंड देयरफॉर शेयर होल्डर्स विल गेट मोर डिविडेंड। ऐसी परिस्थिति में बीडे मास्टर क्या सोचेगा कि मैं 100 रुपीज का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के मैंने बैठा है, उस पर 8% मुझे यील्ड मिल रही है, छोड़ो इसको सेल करता हूं और मैं मुकेश अंबानी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं। सपोज इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सो बीडे मास्टर माइट सेल हिज बॉन्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। इफ दैट इज हैपनिंग, तो हो सकता है 100 रुपए का बॉन्ड बीडे मास्टर पैनिक में नहीं, बट जस्ट आई वांट टू सेल इट और मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड सेलिंग प्राइजेस विल फॉल, 100 रुपीज का 90 रुपीज में सेल होना शुरू हो जाए, तो उस हिसाब से आप बॉन्ड की यील्ड समझ सकते हैं 8% से बढ़ के हो सकते हैं 20%, क्योंकि हमने आगे पढ़ा बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशन है। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस कम होगी, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। सो दैट इज वन पार्ट। नाउ सेकंड, सपोज बीडे मास्टर ने ये 100 रुपी का बॉन्ड जेठालाल को 90 रुपीज में सेल कर दिया, बिकॉज उसकी यही चाहिए, आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर, सो बीडे हैज एग्जिटेड। अब ऐसा ये गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड जेठालाल ने 90 रुपी में इन्वेस्ट किया, सो जेठाज इन्वेस्टमेंट इज 90 रुपीज। सपोज वो 5 ईयर मैच्योरिटी का बॉन्ड था और उस पर सपोज 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, तो ईयर 1 में जेठा को कितना मिलेगा? 8 रुपया, ईयर 2 में 8 रुपया, ईयर 3 में 8 रुपया, ईयर 4 में 8 रुपया, ईयर 5 में 8 रुपया, एंड अल्टीमेटली प्रिंसिपल का 100 रुपीज जो इसकी फेस वैल्यू थी वो वापस होगी। सो कलेक्टिवली ऑन 90 रुपीज इन्वेस्टमेंट जेठा को कितना पैसा मिला? 140 रुपीज, यानी 140 अगेंस्ट 90 मतलब 56% उसको यील्ड मिलती है यहाँ पर। दिस इज वन थिंग। तो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर उसको इतनी मोटी यील्ड दिखती है। सपोज उसने शॉर्ट टर्म का बॉन्ड खरीदा होता, सपोज 2 इयर्स की मैच्योरिटी वाला कोई बॉन्ड है जो जेठा ने 90 रुपीज में खरीदा, एंड सपोज 8% इज द इंटरेस्ट रेट, तो ईयर 1 में मिलेगा 8 रुपया, ईयर 2 में 8, एंड देन ईयर 3, 4, 5 का तो केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 इयर्स के बाद उसको प्रिंसिपल वापस मिलने वाला है 100 रुपीज। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, 116 रुपी उसको मिलेंगे अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 90 रुपीज। तो मतलब यील्ड कितना हुआ? 27%। यानी कि शॉर्ट टर्म वाले जो बॉन्ड होते हैं उसका सपोज 27% यील्ड, उसके सामने लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उसका यील्ड कितना है? 56। सो ऑलवेज द यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म बॉन्ड इज लोअर देन द यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। दिस इज द ट्रेडिशनल केस। लेकिन तो हाँ, ये ट्रेडिशनल केस तो है, यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म बॉन्ड इज लोअर देन यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड। तो मतलब ये पर्पल कलर है,
ये शॉर्ट टर्म वाला है वो नीचे दिखाता है आपको यील्ड सपोज 1.60%, और ये येलो कलर है वो आपको लॉन्ग टर्म वाले की यील्ड दिखाता है एंड इट इज स्लाइटली एट अ हायर परसेंटेज, और ये यूएस गवर्नमेंट की उसकी ट्रेजरी के यील्ड कर्व दिखा रहा है। सो नॉर्मली शॉर्ट टर्म वाले की यील्ड कम होती है, लॉन्ग टर्म वाले की ज्यादा होती है। बट सपोज ऐसी सिचुएशन बन जाए यहाँ पर, अगर आप बारीकी से देखें, 2 ईयर वाले मैच्योरिटी का यील्ड बढ़ गया, 10 ईयर वाले का कम हो गया। इफ द yield on short term bond become greater than yield on long term bond, then it is called a yield curve has become inverted, उल्टा हो गया। यूजुअल परिस्थिति तो ऐसी थी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग ऐसा होना चाहिए, बट ये तो ऐसा हो गया कि शॉर्ट ऊपर चला गया, लॉन्ग नीचे आ गया, तो इन्वर्ट हो गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? वेल, इट बेसिकली शोज दैट इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, क्योंकि 2019 में यूएसए में सबप्राइम क्राइसिस आई, उस वक्त ऐसा हुआ था, और उसके थोड़े समय बाद ही अमेरिका में क्राइसिस आ गई। रिसेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव जोन में चला जाए फॉर मिनिमम 6 मंथ्स या उससे ज्यादा। उसके बारे में आराम से फोर्थ पिलर में जीडीपी में पढ़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू जस्ट एसोसिएट द वर्ड इन दिस मैनर। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब है, वो एक हिंट दिखाता है कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, क्योंकि ऐसा यूएसए में एक बार हुआ था कि पहले यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया और तुरंत बाद में रिसेशन आ गया। अब 2019 में अगेन अमेरिका के अंदर यही सीन उसके जो भी यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड थे उसमें देखने को मिला। तो सभी इन्वेस्टर स्वाभाविक है पैनिक में आ जाएंगे कि ये इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है, तो वो बॉन्ड तो सेल करना शुरू करेंगे ही करेंगे, बट कंपनियों के शेयर्स भी सेल करके भागना शुरू करेंगे। इधर एप्पल, आईफोन, माइक्रोफोन कुछ भी नहीं चलने वाला है, सिंपली सेल द शेयर्स, रिसेशन इज कमिंग, वी विल इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो इन्वेस्टर आर सेलिंग कंपनी शेयर्स फियरिंग दैट रिसेशन विल कम, क्योंकि रिसेशन होगा उस वक्त कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड हमको कुछ मिलने वाला नहीं। और ऐसे जो डर गए वो इन्वेस्टर अपना सारा पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट से निकाल के दे विल पार्क इट इन सेफ एसेट्स लाइक गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तो मतलब एवरग्रीन है ही, उसका तो प्राइस बढ़ेगा या कुछ होगा। एज अ रिजल्ट गोल्ड का डिमांड बढ़ता है एंड एज अ रिजल्ट गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है, जो लास्ट ईयर आपने देखा होगा। दिस मच बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। इसके अलावा भी 500 और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट में क्या करता होगा या ऑयल प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, वो सब हम लोग अमेरिका की यूपीएससी के लिए इधर नहीं है। एंड इनफैक्ट दिस मच इज आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, बट क्योंकि द हिंदू ने लास्ट ईयर बहुत बार इसकी कॉलम लिखी है, तो एटलीस्ट बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए और हमने ले लिया। तो हम लोग इधर थे ऑपरेशन ट्विस्ट, उसके साथ ये बॉन्ड यील्ड पड़ी थी तो पैरेलली बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन समझ लिया। इट सिंपली हिंट्स दैट रिसेशन इज कमिंग एंड एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर फाइनेंशियल मार्केट से हटके गोल्ड में और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और उसके भी प्राइस बढ़ने लगते हैं। ये कोई मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं, ये एक घटना है जो हम लोग बाद में पैरेलली देख रहे हैं। ऐसी एक दूसरी घटना चल रही है जिसका नाम है नेगेटिव यील्ड, समझते हैं। उससे पहले वी हैव टू लुक एट द ननिहाल ऑफ राहुल गांधी। उसका मामा का घर किधर है? इट इज इन इटाली। दिस ब्लू कलर, उसके आसपास के पड़ोसी देश फ्रांस दिखता है, ऑस्ट्रिया दिखता है एंड सम अदर कंट्रीज। इन द ईयर 2002 इटाली ने उसकी पहले ऑफिशियल करेंसी थी इटालियन लीरा, उसको हटाकर ज्वाइन कर लिया कि अब से यूरो हमारी करेंसी होगी। एंड देन इन 2019 इटाली के अंदर ग्रेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। अब वो वाई एंड हाउ हमारे लिए काम का नहीं है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। बट एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस होगी तो स्वाभाविक कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर नहीं पाएंगी एंड देयर विल नॉट बी सम गुड रिटर्न्स। तो इटाली के म्यूचुअल फंड का काम है मिडिल क्लास फैमिली से पैसा लेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। एंड इटालियन पेंशन फंड का भी वही काम है, मिडिल क्लास से पैसा लेगा और उसको कुछ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, शेयर बॉन्ड में, ताकि आपको रिटायरमेंट एज पर वो फिर अच्छा अच्छा पेंशन दे सके। सो दिस म्यूचुअल एंड पेंशन फंड दे पैनिक कि भाई इधर इटाली में पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो पैसा इधर नहीं, वी शुड पार्क इट समवेयर एल्स। सो दे डिसाइडेड कि इटाली का पैसा थोड़ा नॉर्दर्न साइड में जाकर जर्मनी में पार्क करना चाहिए। जर्मन गवर्नमेंट इट इज वेरी स्टेबल, उसके बॉन्ड में हम लोग पार्क करेंगे, इट इज सेफ। सो जर्मन गवर्नमेंट बॉन्ड जिसकी करेंसी डिनोमिनेशन क्या है यूरो, उसमें वो लीरा को कन्वर्ट, लीरा भी अब तो कन्वर्ट करनी नहीं, सीधा यूरो है तो सीधा इन्वेस्ट करेंगे। सो देन व्हाट विल हैपन? सपोज बीडे मास्टर के पास जर्मन गवर्नमेंट की बॉन्ड है, सपोज ही हैड परचेज इट फॉर 100 यूरो, और उस पर जर्मनी सपोज 8% कूपन रेट या 8% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा था, मतलब एक साल बाद 108 यूरो आपको मिलने वाले थे। एंड बीडे मास्टर वाज इन नो पैनिक, वो तो खुश था, मुझे आई विल कीप इट। लेकिन ये इटाली के जो इन्वेस्टर थे म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड वाले, वो इतने पैनिक हो गए कि वो बीडे को बोल रहे हैं सर ये जो 100 यूरो का फेस वैल्यू का बॉन्ड है हमको दे दो, हम आपको 110 यूरो देंगे इसके। ऐसा करके उन्होंने खरीद लिया। सो नाउ फ्रॉम दिस इटालियन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव सोचो, उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 110 यूरो। जर्मनी उसको पैसा वापस कितना करेगी? 108 यूरो। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड मतलब इट इज द प्रॉफिट इन्वेस्टर अर्न्स ऑन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो 108 रुपए उसको मिलेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट था 110 रुपए, डिवाइडेड बाय 110 टाइम्स 100, लॉस होगा -0.02%।
तो ये लॉस्ट है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? वो पॉजिटिव यील्ड नहीं है, उसको आप बोलेंगे नेगेटिव यील्ड। सो दैट इज द नेगेटिव यील्ड। नेगेटिव यील्ड का मतलब है इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, ही विल मेक सम लॉसेस। 110 इन्वेस्ट किया, 108 मिल रहा है। तो आपको लगे तो ऐसी बेवकूफी क्यों करनी चाहिए? बिकॉज द इटालियन म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड्स दे आर फीलिंग बेटर कि अगर हमने इटाली की खुद की बैंकों में या इटाली की सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाला तो उससे भी बड़ा लॉस हो सकता है। इधर तो वो कि हमको 110 के सामने 108 तो मिला है, सो ओनली 2 यूरो का लॉस है। ये इटाली की बैंक और सरकार इतनी बंगार है कि उस तक तो 50 यूरो का लॉस हो जाएगा। सो देयरफॉर दे आर पार्किंग मनी लाइक दिस। अब आपको ये भी हो तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि वो गोल्ड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, कम से कम ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी है। दे कैनॉट डू इट बिकॉज इटाली की जो भी रेगुलेटर्स होंगे, उनका सेबी, आरबीआई, उनका पेंशन फंड का रेगुलेटर, उन्होंने मना किया है, यू कैनॉट इन्वेस्ट क्लाइंट्स मनी इनटू गोल्ड और रियल एस्टेट। सो देयरफॉर दिस आंसर नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। उसके अलावा अदर 500 टाइप के कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस कि ये सब नेगेटिव बॉन्ड यील्ड के चलते, आप समझिए अगर इटाली में ऐसा प्रॉब्लम है तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आसपास पूरे फाइनेंशियल मार्केट बिकॉज ऑफ द यूरो करेंसी दे आर लिंक्ड, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। और बहुत बार द हिंदू वाले ने उसके भी कॉलम और 500 टाइप के एनालिसिस लिखे हैं, बट वो इटालियन या अमेरिकन एमकॉम पीएचडी हमारे लिए स्कोप ऑफ आउट ऑफ द स्कोप है। एज सच जहां तक ये सेबी, शेयर मार्केट, बॉन्ड, फाइनेंशियल मार्केट के प्रश्न, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी ईयर। सो फर्दर डाइसेक्शन इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड। थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो। सो ऑन पेज 32 सिंपली राइट वन थिंग। इटाली की करेंसी पहले क्या थी? लीरा, उससे शिफ्ट होके वो चले गए यूरो में। खंजर दैट मीन्स लोन, और उसमें भी ये मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी टाइप के इंस्ट्रूमेंट, उसकी यील्ड नीचे चली गई। इटाली के लोग जो पिज्जा खाते हैं उनका दिमाग ब्लास्ट हो गया, एंड दैट इज द नेगेटिव बॉन्ड यील्ड। दीपक, प्रदीप, प्रसाद, पंकज, हिमांशु, विभा, निकिता एंड मेनी अदर्स, दिस इज डन। अब सिर्फ 2 छोटे टॉपिक पढ़ने। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्विस्ट देख लिया, और जो टूल नहीं है वो भी देख लिया, यील्ड इन्वर्जन एंड नेगेटिव यील्ड। नेक्स्ट 2 टॉपिक आर एमएसएस एंड एसडीएफ। सो अराउंड सम 15 मिनट्स वी विल स्टडी, और उसके बाद आज की क्लास खत्म होगी। अगेन वापस वो कंसेप्ट हमेशा देखना पड़ता है। सपोज गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है 100